हो गया ना स्टार्ट? हाँ सर। ओके सर। सर अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, आज कंपनी लॉ का क्लास है। हम लोग सर लास्ट फ्यू क्लासेस में बेसिक किया, पर आज और बेसिक में बात नहीं करूँगा, ठीक है? आज अभी धीरे धीरे मैं स्पेशल टॉपिक में जाने वाला हूँ। ऐसे बेसिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिक्स में भी सवाल बहुत पूछता है, सीए इंटर, सीएस इंटर, सीएमए इंटर। बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ मतलब कोई ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मल है। इवन सीए फाउंडेशन का जो कंपनी लॉ है, सीए फाउंडेशन का कंपनी लॉ और सीएमए इंटर का कंपनी लॉ ऑलमोस्ट इक्वल पैरामीटर में सवाल करता है। सो क्वेश्चन इज दैट मतलब बेसिक्स समझ के ऐसा नहीं इग्नोर मत करना। वही जो एक डायलॉग है ना सर, मतलब क्या है, पुष्पा फ्लावर समझी क्या? ठीक है, फ्लावर नहीं समझना है। बेसिक मतलब ऐसा नहीं समझना, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है? बेसिक में ही गड़बड़ होता है तो बिल्डिंग टूट जाता है। बेसिक में गड़बड़ होता है तो एक बैट्समैन का बैट में रन नहीं आता, ठीक है? विराट कोहली का रन नहीं आता है तो बेसिक्स में प्रॉब्लम है। ऐसा थोड़ी है कि विराट कोहली को एडवांस लेवल खेलना नहीं आता। हाँ सर, सब आता है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाता है? बेसिक्स, ठीक है? हम लोग कभी कभी ना इतना हायर लेवल सोच लेते हैं और बेसिक को ना खराब कर देते हैं। तो जो भी हो, इससे पहले मैंने बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, जिन लोगों का मिस है मैं उनको पूरा प्लेलिस्ट शेयर करूंगा। শুভজিৎ, ঠিক আছে? শুভজিৎ আমি বেসিক্স অফ কোম্পানি লটা শেয়ার করব, ঠিক আছে? এখন একবার করে নিবি, আবার পরে যখন লাইভ ক্লাস দেবো তখন আবার পরেও করে নিস, ঠিক আছে? পঙ্কজকেও বলছি। পঙ্কজ ওকে। বিশ্বজিৎ জয়েন করেনি এখনো। ওঝা, বিশ্বজিৎ मतलब विश्वजीत ओझा, ठीक है? जिन लोगों को भी बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का क्लास मिस है, मेरे से एक बार, मैं सभी को एक बार शेयर कर दूंगा पूरा बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का। ओके विश्वजीत, ठीक है? पूरा बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में 8-9 लेक्चर्स होगा सर, ठीक है? आप लोग सारा लेक्चर्स एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है? उसमें मतलब कंपनी का सारा बेसिक मैटर डिस्कशंस किया गया है, कुछ केस स्टडीज भी डिस्कस किया गया है, इंपॉर्टेंट। जैसे लास्ट दिन एक केस स्टडीज हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में, है ना? डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट में, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में, है ना? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। ये सब बहुत ही वाइटल डिस्कशंस है जो इंटरमीडिएट लेवल में एज वेल एज मतलब एडवांस लेवल क्वेश्चंस में काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है सर? बेसिक्स छोड़ो, अब थोड़ा एडवांस टॉपिक पे आ जाते हैं। नवनील, गुड इवनिंग नवनील। हाँ गुड इवनिंग सर। ओके ओके ओके, म्यूट करो। तो सर आज क्या बताने वाले हो? सर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर प्रॉस्पेक्टस। क्या बताने जा रहा हूँ सर? प्रॉस्पेक्टस। आप लोग प्रॉस्पेक्टस जानते हो सर? कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस देखे हो? हाँ सर, स्कूल का प्रॉस्पेक्टस, कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस देखा कि नहीं देखा? हाँ बोलो। देखो सर, हम लोग कंपनी लॉ में मेन ये सब टॉपिक पढ़ेंगे, और बाकी जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है वो एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को अलग से करवा देंगे। बाकी सीएस में सबको ये टॉपिक तो पढ़ना ही है सर, ठीक है? ये जैसे मानो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है? ये तो जानना ही है, जो मैंने एक्चुअली बेसिक्स में ही कराया। इनकॉर्पोरेशन करने का कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया, ठीक है? कुछ टॉपिक में बाद में क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करूंगा ना, तो कुछ एडवांस डिस्कशंस है इसके अंदर, वो मैं जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा तब क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाद में जब क्वेश्चन आंसर डील करूंगा तब मैं क्वेश्चन आंसर के अंदर अगर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में कुछ पॉइंट या टॉपिक मेरा छूटा हुआ है तो मैं वो बाद में करूँगा। मेरा अभी का जो डिस्कशंस रहने वाला है वो सर वो प्रॉस्पेक्टस पे रहने वाला है। इसके बाद मैं शेयर कैपिटल में बात करूंगा, डिपॉजिट्स में बात करूंगा, चार्जेस में बात करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन में बात करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ठीक है? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम, ठीक है? इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए, नॉट जस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट जस्ट कंपनी सेक्रेटरी, नॉट जस्ट सीएम, सब के लिए बहुत ही वाइटल डिस्कशंस है। ये सारे मैटर में फोकस कर मतलब जरूर करना है। और सीखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि ये सब लॉ है और लॉ मतलब कोई थ्योरी नहीं है। लॉ को थ्योरी बोल के लॉ का मतलब इंसल्ट मत कीजिए, ठीक है? कि बिना लॉ का देश नहीं चलता, तो देश चलाना
एक प्रैक्टिकल काम है, थ्योरेटिकल काम नहीं है ना। एक कंट्री चलाना, एक कंपनी चलाना, हाँ कोई थ्योरेटिकल में कंपनी चलता है सर, प्रैक्टिकली होता है तभी ना, उसके ऊपर बेस करके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया गया। और ये स्कूल कॉलेज लेवल के टीचर ने इसको थ्योरी बता के मतलब गड़बड़ कर दिया सर। मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता स्कूल कॉलेज टीचर को, बट बेसिकली स्कूल कॉलेज से ही स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भर दिया गया कि लॉ मतलब थ्योरी है, ठीक है। एक्चुअली वास्तव में थ्योरी कुछ नहीं, थ्योरी कुछ नहीं होता, सब कुछ प्रैक्टिकल है। हाँ, हम लोग सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं वो प्रैक्टिकल पेपर, और जहाँ पर पढ़ना पड़ता है या रटना पड़ता है वो थ्योरी पेपर, बट ऐसा नहीं होता सर। जो हम थ्योरी समझते हैं वो भी प्रैक्टिकल है। हाँ, थोड़ा उसका यूज करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। वहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होता, बट वो भी एक कैलकुलेशन है। वहाँ पर कैलकुलेशन प्लस माइनस नहीं होता, बट वो भी कैलकुलेशन है। बट वो कैसा कैलकुलेशन है? वो रियल लाइफ एप्लीकेशन वाला कैलकुलेशन है। माइंड सेटअप बदलो, ठीक है। सोच बदल के देखो, दुनिया बदल जाएगा, ठीक है। मतलब लॉ मगअप करना पड़ता है, यस आई अंडरस्टैंड, लॉ को मगअप करना पड़ता है। मगअप मतलब मुखोश, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि मुखोश तो नहीं होगा सर, आप बिना समझ के मुखोश तो नहीं कर सकते, मगअप नहीं कर सकते। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ के तब से आएगा। आप सिर्फ मगअप करने जाओगे, मतलब क्या बोले सर, मतलब आधा जाएगा आधा नहीं जाएगा, फिर आधा भूल जाओगे। मतलब पढ़ना ऐसा है जो जिंदगी भर के लिए काम आए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े, एग्जाम में जाके उल्टी कर दे। उल्टी मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना, बोमी या वॉमिटिंग, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज दैट कि एग्जाम में जाके वॉमिटिंग कर दे और हो गया काम खत्म, पैसा हजम, ऐसे थोड़ी होता है। आपको रियल लाइफ सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा। जब इंटरव्यू में जाओगे, कंपनी आपका एग्जाम का मार्क्स देख के थोड़ी ना आपको लेगा। आपका मार्क, एग्जाम का मार्क्स मे भी 2 मिनट के लिए काम आ सकता है, बट आपको कंपनी तभी कंपनी में रखने का बात करेगा जब आपका प्रैक्टिकल सेंस वो देखेगा। चलो सर कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं प्रैक्टिकल सेंस। प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सर सिक्योरिटीज मतलब क्या? सिक्योरिटी गार्ड? अरे नहीं रे बाबा, शेयर, डिवेंचर्स, समझ रहे हैं सर? ये जो कंपनी जो शेयर वगैरह अलॉट करता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में कंपनी लॉ क्या कहता है, ठीक है। आप लोग शेयर मार्केट के बारे में तो सुने हो, सुना है कि नहीं सुना? बोलो सर। शेयर मार्केट के बारे में सभी कोई सुने हो? वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है ना। शेयर मार्केट, डिवेंचर मार्केट, बॉन्ड मार्केट सुना है? हाँ, शेयर मार्केट सुना है, डिवेंचर मार्केट, बॉन्ड मार्केट सुना आप लोग? आपको पता है आप डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लोग अकाउंटेंसी में करते हो ना बॉन्ड डिवेंचर का कैलकुलेशन? हाँ नहीं, अकाउंटेंसी में आप लोग ऐसे डिवेंचर का कैलकुलेशन नहीं करते? 14% डिवेंचर इशूड बाय कंपनी, हाँ, रिडेम्पशन कब होगा, कितना परसेंटेज में रिडेम्पशन करेगा, रिडेम्पशन एट पार होगा कि रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगा, ऐसा नहीं करते? हाँ, ये रिडेम्पशन डिवेंचर क्या है, हवा में होता है क्या? क्लास 11 में, 12 में भी, स्कूल लेवल में ये सब अकाउंट्स के अंदर ये सब चीज़ सिखाया जाता है, तभी बोल देता है इसका प्रैक्टिकलिटी। लेकिन तब भी हम लोग बस ऐसा ही होता है कर्म, अरे क्या ऐसा ही होता है कर्म। तब से इंसान के मन में घुसा देना चाहिए भाई ये डिवेंचर क्या होता है। ऐसा नहीं कि बस अकाउंट्स में 14% डिवेंचर, क्या है डिवेंचर समझा दो ना सर। ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। और 99% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। 1% को अगर सही टाइम पे सही सीखने का मौका मिल जाए, जिंदगी बदल जाए लोगों का, ठीक है। मतलब सिर्फ, मतलब हम लोग सिर्फ करते जाते हैं मशीनों की तरह। अरे भाई 14% डिवेंचर, 15% प्रेफरेंस शेयर, क्या है प्रेफरेंस शेयर? मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, प्रेफरेंस शेयर समझ में नहीं आया, बस इतना जानता है प्रेफरेंस शेयर उसको फिक्स रेट में इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है। कैसे होता है, क्यों होता है, कंपनी कब काम पे लगाता है, किस तरह से करता है, कुछ नहीं पता। इवन बीकॉम लेवल में भी इसका डिटेल्स पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि बीकॉम में नहीं होता है सिलेबस में, बीकॉम सिलेबस में भी होता है। बीकॉम में भी तो कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है। कौन पढ़ता है? पढ़ता ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहता, अलग बात, छोड़ो सर, गुस्सा करके फायदा नहीं। बट बेसिकली मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, मैं बस आपको इतना कहना चाहता कि ये जो बिजनेस जो करता है, ये जो सिक्योरिटीज, ठीक है, ये देखो ये क्या कर रहा है, आपको शेयर सर्टिफिकेट दे रहा है, बदले में आप क्या दे रहे हो? आपको आप शेयर का सर्टिफिकेट दे रहे हो। आजकल ये सर्टिफिकेट देना आना बंद हो गया, ये
फिजिकली आजकल उतना होता नहीं, सब डिजिटल हो गया। अगर आप कंपनी का शेयर होल्डर करोगे, कंपनी की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आप कंपनी का शेयर होल्डर हो, ठीक है। तो आजकल ये सब डिजिटल अवेलेबल है। तो आप कंपनी को क्या देते हो? पैसा, ठीक है। आप कंपनी को मनी देते हो, मतलब में कंपनी का आपका शेयर का सर्टिफिकेट देता है। आप शेयर क्यों खरीदते हो? कंपनी के बिजनेस पे थोड़ा सा पार्ट लेते हो। क्यों लेते हो? उसका बिजनेस चल रहा है, अगर उसमें मेरा थोड़ा गुड़ हो जाए, मतलब कंपनी तो मीठा खा ही रहा है, लोगों को दे रहा है जो अच्छा कर रहा है, सबको ही नहीं, कोई लॉस भी जाता है तो आपको भी लॉस खाना पड़ता है। शेयर सर्टिफिकेट लेके हमेशा ऐसा नहीं होता खुशी मिलता है, कभी कभी दुख भी होता है ना। लेकिन यही तो है शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट इज दैट सर, ये जो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस का जो कहानी है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ सर। इसके बारे में कंपनी लॉ सेक्शन सेक्शन 23 से 42 के बीच में बात किया। कंपनी लॉ सेक्शन 23 से लेके 42 के अंदर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड प्रॉस्पेक्टस के बारे में बात किया। अब आपको मैं रियल लाइफ प्रॉस्पेक्टस भी दिखाऊंगा, ओरिजिनल, जो हमें ज़रूरत पड़ता है सर डेली लाइफ में, ज़रूरत पड़ता है। किसको? अरे सबको, जो भी मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, जो कॉमर्स समझता है, जो कॉमर्स को लेके रेगुलर मार्केट में डील करता है, दे ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। तो प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इसके बारे में सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 42 क्या बात करना चाहता है, कंपनी लॉ इसके बारे में क्या प्रोविजंस बिल्ड करके रखा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, ठीक है। तो चलो मैं धीरे धीरे बात को आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा सर प्रॉस्पेक्टस क्या है, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, एक तरह का नहीं होता, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉस्पेक्टस होता है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नो द क्रिमिनल एंड सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट्स इन प्रॉस्पेक्टस। अगर कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस में गलत गलत लिखता है, उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल या सिविल चार्जेस लग जाता है, फ्रॉड का चार्जेस लग जाता है, पनिशमेंट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनीज, कैसे कंपनी शेयर अलॉट करता है आपको, ठीक है। नो द प्रोसीजर ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये प्राइवेट कंपनी किस तरह से शेयर खरीद, मतलब पब्लिक से पैसा लेता है, प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होता है, ठीक है, आपको ये जानना है। पब्लिक कंपनी कैसे करते हैं वो तो जानना ही है। पब्लिक कंपनी मतलब स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी स्पेशली, ठीक है। स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी किस तरह से मार्केट से पैसा रेज करता है, बेसिकली एक सिंपल बात है, ये जो हम लोग मार्केट में शेयर खरीदते हैं ना, ये शेयर खरीदने से पहले कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। देखना चाहोगे प्रॉस्पेक्टस? अरे लाखों हजारों प्रॉस्पेक्टस आपके लिए हाजिर कर देंगे सर अभी। हाँ, कितना चाहिए बोलो? नहीं सर, लाख तो नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में रजिस्टर्ड बिजनेस ही है हार्डली 5 से 7 हज़ार, तो लाख कहाँ से लाएंगे। लेकिन हाँ, प्राइवेट कंपनी लाख तो है ही, प्राइवेट कंपनी बहुत है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको चलो डायरेक्ट सोर्स पे लेके जाता हूँ। ऐसे तो ये सेबी के सोर्स से मिल जाता है, बट मैं थोड़ा ज़ीरोधा के वे से जा रहा हूँ, इजीली मिल जाता है मुझे इसीलिए, ठीक है। ज़ीरोधा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है सर, इसका भी लॉ है, इसका भी लॉ बताएंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं उनको तो ब्रोकिंग के बारे में जानना ही पड़ता है, और ब्रोकर का भी स्पेशल कंपनी लॉ के साथ जुड़ा हुआ कनेक्शन है। डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल में, अभी नहीं है, जब होगा तब बात बोलेंगे सर। ये देखो सर, आप देखो सर, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं सर, ये देखो, अप्लाई फॉर आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ क्या होता है सर, बहुत लोगों को पता है, जो लोग स्टॉक मार्केट का क्लास करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। आई नो आप में से बहुत सारे हैं जो स्टॉक मार्केट का क्लास रेगुलर बेसिस में करते हैं। डेली सुबह 9 बजे मेरा दिमाग, आप लोग भी खाते हो, मैं भी आप लोगों का दिमाग खाता हूँ, ठीक है। बेसिकली आप लोग कम खाते हो, मैं ज़्यादा खाता हूँ। डेली सुबह 9:30-10 बजे मैं चालू हो जाता हूँ, 1-1.5 घंटा स्टॉक मार्केट में आप लोगों का दिमाग खा लेता हूँ, उसके बाद बाकी क्लासेस स्टार्ट होता है, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास नहीं करते, क्या उनको भी तो जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में? सर स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं, आपको कंपनी लॉ के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। ये आईपीओ है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब जब कोई कंपनी मार्केट से शेयर खरीद, मतलब मार्केट से पब्लिक से शेयर रेज करना चाहता है, ठीक है, मार्केट से कैपिटल रेज करना चाहता है, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? आईपीओ लाना पड़ता है। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी आईपीओ लाने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? आईपीओ लाने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। बात समझे सर? अगर वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो उसको पब्लिकली लेना पड़ेगा। अगर वो प्राइवेट कंपनी है
तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से करेगा। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सेक्शन क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 23 से लेके 42। इसमें इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस रिलेटेड मैटर्स 23, 26, 29, 31, 32, 25, 28, 27 एंड 40 में बोला है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में 39 में बोला है। पेनल्टीज के बारे में 34, 35, 36, 37 एंड 447 में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जब आता है ना तो 447 लग जाता है। ठीक है। और अगर आप पब्लिक कंपनी हो और अगर आप प्राइवेट कंपनी हो, दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप पब्लिक हो, जैसे मैं अभी जो दिखा रहा हूँ आपको वो पब्लिक है, और अगर कोई प्राइवेट है तो उसका क्या प्रोसीडियर है वो बताते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब बहुत सिंपल है। कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करना है, उसके लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करता है। और प्रॉस्पेक्टस इशू करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का मेन नाम है पब्लिक कंपनी के केस में IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज दिखा रहा हूँ, फिर मैं किताबी लीगल लैंग्वेज में आ जाऊंगा सर, बहुत जल्दी जल्दी आ जाऊंगा। ये बोरिंग एरिया है, बट ये बोरिंग एरिया समझना तभी आएगा जब आप प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में होता क्या है वो समझ जाओगे। लॉ का भाषा उतना भी टफ नहीं होता अगर आप अंडरस्टैंड कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो लॉ का, हाँ थोड़ा सा देखो, लॉ का लैंग्वेज थोड़ा घुमा हुआ होता है, थोड़ा सा सरकास्टिक होता है। उसके लिए थोड़ा वोकाबुलरी बिल्ड करना पड़ेगा, स्पेशली जिनका मीडियम बंगाली है बचपन से, या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको लॉ में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना होगा। कोई उपाय नहीं है सर। हाँ, जिनका इंग्लिश बचपन से थोड़ा स्ट्रांग है, या जो कन्वेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा लीगल मतलब ये लैंग्वेज का हेल्प मिल जाएगा, नो डाउट। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स सबको डेवलप करना पड़ेगा। बिकॉज आप इंग्लिश जानते हो, थोड़ा सा इंग्लिश का हेल्प आपको जरूर मिल जाता है, बट अगर आपका प्रैक्टिकल सेंस बिल्डअप नहीं होता तो एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ नहीं पाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ नहीं पाओगे सर। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ जोड़ो। ठीक है। और वो जो दिमाग में थ्योरी घुसा हुआ है ना, उसको बाहर करो। ठीक है। मतलब ये ऐसा थ्योरी है जो प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी चीज है। ठीक है। तो सिर्फ मगअप करके कभी भी कुछ नहीं, बेड़ा पार नहीं होगा। ओनली मुखस्त विद्या या मगअप करके बेड़ा पार नहीं होगा, इसलिए साइड में रखो। तो यहाँ पर मैं आता हूँ सर, बहुत जल्दी पहुँचने वाला हूँ। पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? पब्लिक कंपनी है तो आपका क्या क्या तरीका है ये देखो। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपके पास प्रॉस्पेक्टस एंड पब्लिक ऑफर, जिसको हम लोग IPO के नाम से जानते हैं। ये देखो क्या नाम है, IPO। एक होता है FPO। FPO मतलब एनीवन तो बता सकते हैं FPO क्या होता है, या FPO का फुल फॉर्म? किसी को आइडिया है? सर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, आगे बात करेंगे सर। OFS क्या होता है? ऑफर फॉर सेल। ये क्या होता है सब बताएं, पहले IPO जानना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होता है, राइट इशू क्या होता है, बोनस इशू क्या होता है। ठीक है। कंपनी जब राइट इशू करता है, बोनस इशू करता है, तो क्या होता है, इसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में भी आता है। जब भी कोई कंपनी बोनस इशू करता है ना, स्टॉक मार्केट में ना बहुत बड़ा हलचल मच जाता है। अभी कुछ होने वाला है, कंपनी बोनस दे रहा है, एक शेयर के बदले 4, 2 के बदले 2, एक के बदले 1। मार्केट में एकदम मतलब मार्केट में हलचल मच जाता है। मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट। क्या होता है बोनस में, क्या होता है, लीगल क्या कॉन्सेप्ट क्या है। प्राइवेट कंपनी के केस में IPO वगैरह नहीं होता, वो प्राइवेटली काम करता है ना सर। प्राइवेट कंपनी का मेंबरशिप क्या होता है, जो बेसिक्स लोग बेसिक्स ऑलरेडी कर चुके हो, दे मस्ट नो। प्राइवेट कंपनी का मेंबर कितना होता है, प्लीज टेल मी। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी मिनिमम, प्राइवेट का 2 और मैक्सिमम 200। पब्लिक का पब्लिक का मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। थैंक यू सर, मिनिमम 7, मैक्सिमम, थैंक यू सर। स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी क्या है, पब्लिक लिस्टेड है ना। तो अगर कोई कंपनी पब्लिकली लिस्टेड हो जाता है और उसके बाद वो पब्लिक से शेयर इशू करता है और पब्लिक के पैसे से बिजनेस करता है ना, यही तो करता है।
अब आपको मैं वही शो करने जा रहा हूँ। अब आईपीओ के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, ठीक है। जिनको मार्केट का नॉलेज है उसको जल्दी समझ में तो आएगा ही, जिसको मार्केट का नॉलेज नहीं है वो मार्केट का नॉलेज एक्वायर करेंगे सर, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कंपनी का आने का पहला स्टेज यही होता है। एक स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड का जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस है सर। प्रोस्पेक्ट का इशू करके पब्लिक ऑफर करके फिर जाके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है। जैसे मैंने रिसेंटली कुछ कंपनी के बारे में स्टॉक मार्केट क्लास में सर बताया था, रिसेंटली लिस्टेड हुआ है। ये देखो रिसेंट 4-5 लिस्टिंग देखो। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, ये एक हार्डवेयर कंपनी है, एक हार्डवेयर कंपनी है बेसिकली। ये क्या बनाता है, ये मदरबोर्ड वगैरह बनाता है, एसएसडी वगैरह बनाता है। इंडिया में ऐसा बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसका स्टॉक में दम था और ये मोटा मोटी 220 में इसका ऑफर मतलब प्राइस रेंज था। तो जो कोई भी इसको लिया है 220 के आसपास में लिया है, और लिस्टिंग गेन मोटा मोटी इसका 320 का लिस्टिंग गेन दिया था, मतलब 100 रुपीज़ पर शेयर। ये एक ड्रीम फॉक्स सर्विस लिमिटेड, ये क्या कंपनी है एक्चुअली, ये सब मैंने एनालिसिस किया था स्टॉक मार्केट में, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ड्रीम फॉक्स बेसिकली एक एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। एयरपोर्ट में डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का प्राइवेट कंपनी है। इसका भी मोनोपोली में है, बिकॉज ऐसे बिजनेस में कुछ कोई और नहीं है। मतलब एयरपोर्ट में लॉन्ग से मतलब एयरपोर्ट में जो डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज चाहिए होता है, टैक्सी बुकिंग से लेके एयरपोर्ट में अम्यूजमेंट से लेके हर चीज़ का आपका ध्यान रखेगा, ठीक है, अगर आप इनका सर्विस लेना चाहते हो। ड्रीम फॉक्स प्राइवेट लिमिटेड सर्विस लिमिटेड इनका, ठीक है। ये 326 में शेयर में आया था, लिस्टेड हो चुका है, प्रॉफिट दिया है सर, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये सिरमा देखो, सिरमा के बारे में मैं बहुत ज़्यादा श्योर था, ड्रीम फॉक्स के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों शेयर के बारे में मैं श्योर था, और ये लिस्टिंग के बाद थोड़ा गिरा है अभी, लेकिन अगर आप इसका देख सकते हो तो यहाँ से आप देख लो। ये देखो, स्टार्टिंग दिन में ही 320, मार्केट में आया था 220 में, लिस्टेड ही हुआ देखो 310 320 का, देख रहे हो सर। ये सिरमा एसजीएस का, मतलब लिस्टिंग डे में ही 100 पर शेयर का प्रॉफिट था। अब जो जितना शेयर लिया था, अब आपको शेयर का मैं प्रॉफिट का लोभ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप समझो कि ये स्टॉक मार्केट में आया कैसे, ठीक है। उसका प्रोसेस कंपनी लॉ के हिसाब से जानना है। ड्रीम फोक्स का भी देख लेते हैं सर। ड्रीम फोक्स का शेयर ये देखो सर, ये मार्केट में लिस्टिंग अच्छा दिया था, 460 450 460 के बीच में लिस्टिंग दिया था। आया कितने में, आया कितने में था ड्रीम फोक्स, 326 एक एक शेयर का दाम था, मतलब ऑलमोस्ट ये भी 100 रुपीज़ का गेन दिया था। ये लॉस में लिस्टिंग हुआ, इसके बारे में मेरा एनालिसिस सही निकला। इसका शेयर का दाम 525 का था, लेकिन तमिलनाडु लिस्टिंग में डिस्काउंट में हुआ सर। तमिलनाडु बैंक ये बहुत पुराना बैंक है भारत का, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ये भारत का बहुत पुराना बैंक है सर, 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स। तमिलनाडु, ये देखो 525 में लिस्टेड हुआ था ना, 2-3 दिन पहले ही लिस्टेड हुआ सर, 5 दिन पहले। ये देखो लिस्टेड हुआ था 495 में, मतलब ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ कम दाम में लिस्टेड हुआ, मतलब लिस्टिंग गेन नहीं हुआ है, प्रॉफिट नहीं हो पाया लिस्टिंग में। आगे हो सकता है, उसका अलग एनालिसिस है, ठीक है, उसका अलग एनालिसिस है, मैं उसमें बात नहीं करूँगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये जो कंपनी रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, स्टॉक मार्केट में आया है, कैसे पता चला मुझे, वो रेगुलर स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ इसलिए। लेकिन अब इसका डिटेल्स कहाँ मिलता है, ये तो मैंने जीरोधा से दिखा रहा हूँ आपको, तो क्या आपको भी जीरोधा में जाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। जीरोधा के थ्रू से आप सेबी में चले जाओ। ये देखो, ये देखो सर, मैं ये हर्षा इंजीनियरिंग का भी ऑलमोस्ट आ चुका है, और ये देखो अपकमिंग है। आप अपकमिंग का देखना चाहते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, नवी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, नवी भी एक लोन कंपनी है सर, आ रहा है। फ्लिपकार्ट का जो ओनर है ना, उन लोगों ने बनाया, ठीक है। ऑनलाइन लोन वगैरह ये सब बैंकिंग लाइसेंस है इन लोगों के पास। नवी, नवी टेक्नोलॉजीज ड्रिवेन फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है। इंडिया फोकसिंग ऑन दी डिजिटली कनेक्टेड यंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन। नवी ऑफर सर्विस पर्सनल लोन, होम लोन एंड जनरल इंश्योरेंस। ऑनलाइन में लोन देगा जल्दी में, ठीक है, पर्सनल लोन देगा, होम लोन देगा, जनरल इंश्योरेंस के लिए भी काम करता है, मतलब गाड़ी का इंश्योरेंस करना, ठीक है, मोबाइल का इंश्योरेंस करना, ये सब। नवी का जो बिजनेस है, मोटा मोटी करेंटली नवी के पास, ये देखो इसके पास
9,428 मिलियन का म्यूचुअल फंड्स में इसके अंडर में चलता है, ठीक है, दिसंबर 2021 के हिसाब से। इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखा जाए, बहुत पुराना नहीं है, नया कंपनी है, ठीक है। इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखो तो मोटा मोटी इसका 2020 में 207 करोड़ का रेवेन्यू था, 2021 में 780 करोड़ का, दिसंबर 21 में 719 करोड़ का। सर ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है? प्रॉस्पेक्टस से। प्रॉस्पेक्टस कहाँ है सर? देखो सर, ये देखो, ये क्या लिखा है? DRHP, मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, इसका नाम है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। देखना चाहते हो व्यू में जाना पड़ेगा, और ये व्यू आपको कहाँ लेके गया? सेबी में। दिखाई दे रहा है सर? प्लीज टेल मी, मैं आपको सारा रास्ता बता रहा हूँ, छुपाने का जगह ही नहीं है। जानो तो पूरा, कहाँ से क्या मिलता है, डिटेल्स में जानो सर। आधा अधूरा नॉलेज लेके क्या होगा? सोर्स को जानो तो रिसोर्स बना सकते हो। अगर आप सोर्स जानोगे तभी तो रिसोर्स बनाओगे, बिकॉज सोर्स से ही तो रिसोर्स आता है, और रिसोर्स से बनाओगे अपना अपना पैसा, प्रॉफिट कमाओ, इनकम करो, जो करना है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोर्स। तो ये चला गया हम लोग सेबी में। मैं सेबी में डायरेक्टली आ सकता था, बट इजी सोर्स था, इसीलिए आजकल बहुत सारा जीरोधा, अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, ये सब से मेरे को इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाता है, तो इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे बोलते तो मैं आपको ऐसा बोलना चाहिए था कि सर सेबी के साइड में जाओ, आपको डिटेल्स मिलेगा, लेकिन सेबी का साइड में इतना सारा डिटेल्स होता है ना, लोगों को ढूंढने को नहीं मिलेगा। फाइलिंग्स में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जाना पड़ता है सर पब्लिक इशू में, फिर यहाँ पर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स फाइल, ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब वही प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। ये देखो, अब मैं अगर इसको डाउनलोड करूँ, हो गया डाउनलोड। ये अभी मार्केट में आया नहीं सर, मैं डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लिया, आपके सामने इंफॉर्मेशन रेडी है। अब इसको क्या करना है? जो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा क्या करेगा? हेलो, क्या करेगा सर? पढ़ेगा इसको पढ़ के मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, और क्या करेगा? पढ़ना है। सर क्या बात करते हो आप? इसको ये देखो, डिजिटल कंपनी है ना, स्कैन करके आप इसका डिजिटल भी ले सकते हो, प्रॉस्पेक्टस को डिजिटली आप अपने मोबाइल में ले सकते हो। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, This draft red herring prospectus will be updated upon filing with the ROC. रजिस्टर ऑफ कंपनीज में इसको रजिस्टर किया गया, सेबी ने इसको परमिशन दिया, ठीक है। और अभी जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब कुछ एज पर कंपनीज एक्ट हुआ, सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और ये सेक्शन हम लोग अभी पढ़ने भी वाले हैं ना। ये जो सेक्शंस के बारे में मैंने आपको बोला, ये सेक्शन यहाँ पर है 23, 26, 29, 31। सर दिखाई दे रहा है? प्लीज टेल मी। आप लोग का हाँ ना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, थोड़ा जवाब दीजिएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। हाँ सर। तो ये जो कुछ भी हुआ, थैंक यू सर, ये जो कुछ भी हुआ जस्ट थ्योरी के कारण नहीं हुआ, ये प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस को फॉलो करके तब जाके प्रॉस्पेक्टस बना है, और इस प्रॉस्पेक्टस को फॉलो करके मार्केट में मल्लू आएगा, पैसा आएगा, पैसा। अब कंपनी को चाहिए पैसा, पब्लिक को करना है इन्वेस्टमेंट, सही कि नहीं समझना है। ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है इसको प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं, ठीक। जैसे कॉलेज में एडमिशन से पहले, ये इंस्टीट्यूट में एडमिशन से पहले आप लोग भी प्रॉस्पेक्टस खरीदते हो ना, वैसा ही कंपनी का भी प्रॉस्पेक्टस मिलता है, और ये है कंपनी का प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। कंपनी प्रॉस्पेक्टस फ्रीली सेबी के साइड में या फिर पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है, ठीक है। एक टाइम था जब प्रॉस्पेक्टस खरीदना पड़ता था, बट आजकल ऐसा सिस्टम नहीं, ये फ्रीली मिल जाता है। आप प्रॉस्पेक्टस पढ़ो, प्रॉस्पेक्टस पढ़ के अगर आपको कंपनी में प्रॉस्पेक्ट दिखे, देन इन्वेस्ट योर मनी। जैसे मैं सिरमा में इन्वेस्ट किया, ड्रीम फोक्स में इन्वेस्ट किया, स्टूडेंट लोग भी किया, मुझे पता है। किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। मतलब एक्चुअली आईपीओ जब बहुत हाई मतलब बहुत जब मतलब क्या बोले सर, मतलब जब हिट वाला होता है ना, हिट मतलब जैसे मूवी हिट होता है, ठीक है,
टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन जिसको हम लोग बचपन में अकाउंटेंसी में पढ़ते थे ना, अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, है ना। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में कभी कभी मिलता नहीं है, ठीक है। अगर एट पर सब्सक्राइब हो तो मिल जाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन में तो मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा। और शेयर का दाम तभी ज्यादा आता है जब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। जैसे सिरमा में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, ड्रीम फॉक्स में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, लेकिन तमिलनाडु में सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, इसीलिए तमिलनाडु डिस्काउंट में लिस्ट हुआ है। एक्चुअली उसका भी कारण था, तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक बिजनेस अच्छा करता है, पुराना है, बट तमिलनाडु के बाहर उतना अच्छा प्रोस्पेक्टस नहीं है। मतलब तमिलनाडु के बाहर तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक अपना बिजनेस को स्प्रेड नहीं कर पाया, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोगों को लगा कि भाई अगर इन्वेस्ट बैंक में करना ही है तो फिर तमिलनाडु में क्यों करें, HDFC में कर देंगे पैसा, एक्सिस में लगा देंगे, IDFC में लगा देंगे, बंधन में लगा देंगे, ICICI बैंक में लगा देंगे, SBI में लगा देंगे, तमिलनाडु पे क्यों लगाएंगे, ऐसा उन लोगों को लगा सबको। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। अब लेकिन आपको मैं अभी शेयर के बारे में ज़्यादा डिटेल्स बात नहीं करूँगा, शेयर आता कैसे उसमें बात करना, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा तो शेयर के बारे में बताना पड़ेगा ना। प्रोस्पेक्टस देख के लोगों को क्यों शेयर में इन्वेस्ट करना है, क्या काम करता है शेयर में इन्वेस्ट करने के पीछे, उनका क्या मानसिकता काम करेगा, वो प्रोस्पेक्टस में दिखा रहता है। कंपनी अपने बारे में सारा बात अच्छा बात प्रोस्पेक्टस में बताता है, ठीक है। अब अच्छा बात जो है ये सेबी अप्रूव्ड होता है, इसको फाइल कौन करता है जानते हो? इसको ड्राफ्ट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। इसको ड्राफ्टिंग करने वाला कौन है? CS। ये जो कंपनी का जो सेबी में जो हम लोगों ने जो डाउनलोड किया, कौन बनाया इसको? कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है उन्होंने बनाया, और अंदर में जो कैलकुलेशन है कौन दिया? CA में। और कौन करेगा? मैं आपको दिखा देता हूँ, हर चीज प्रैक्टिकली दिखा देना पड़ेगा। कितना इशू करने के लिए आ रहा है सर? 33,500 मिलियन, 33,500 मिलियन। अब आप लोग काउंट कर लो इसको इंडियन मनी में, ठीक है। फ्रेश इशू है इतना, इशू इज बीइंग मेड पर्सन टू रेगुलेशन 6(2). अच्छा ये देखो सर, कॉन्टैक्ट पर्सन देखो कौन है? थॉमस जोसेफ। कौन है थॉमस जोसेफ? हेलो, हु इज थॉमस जोसेफ? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस को बिल्ड करने में जिस बंदे का ड्राफ्टिंग का जो काम है, जो कंप्लायंस किया है, कंपनी के बिहाफ में ये फाइल करना पड़ा ना, सेबी में फाइल करना पड़ा, ROC में जमा करना पड़ा, ठीक है। ये जो भी काम कंपनी के बिहाफ में किया वो है जोसेफ, थॉमस जोसेफ। इनके अंडर पे ये पूरा काम हुआ है, ठीक है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पर्सन कौन है? थॉमस जोसेफ। लेकिन इसका जो कैलकुलेशन है, अंदर का जो वैल्यूएशन है, वो चार्टर्ड छोड़ के या CMA छोड़ के नहीं हो पाएगा। ये देखो सर, ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ये जो 33,500 33,500 मिलियन का जो अमाउंट मार्केट से इनको रेज करना है, आप समझ रहे हो ना? 33,500 जो पैसा उनको मार्केट से रेज करना है, ये मार्केट से रेज करके कौन देगा सर? हाँ, किसका इतना ताकत है जो मार्केट से इतना पैसा रेज करके दे सकता है? हाँ, 3,350 करोड़, 3,500 करोड़ ऑलमोस्ट, इतना शेयर इनको फ्रेश इशू करना है मार्केट से। तो इतना शेयर के लिए लोगों को पैसा शेयर खरीदना पड़ेगा। वो अलग बात सर, हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो तो स्टॉक एनालिसिस हो गया ना। लेकिन क्या मैं अभी आपके साथ एनालिसिस कर पाऊंगा सर? हम तो लॉ का बात कर रहे हैं ना, तो हमें लॉ में रहने दो। ये सब बात मैं स्टॉक मार्केट फंडामेंटल क्लास में या फिर स्टॉक मार्केट का जो टेक्निकल या फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्लास होता है वहाँ पर मुझे मौका मिलता है बात करने का, मैं वहीं पर बोल सकता हूँ। यहाँ पर मैं कैसे बोलूँ आपको? अभी मैंने भी एनालिसिस किया नहीं इसका, लेकिन कंपनी का प्रोस्पेक्ट है, इतना मैं बोल सकता हूँ कि जो फ्लिपकार्ट का ओनर था सचिन पिनिका, उन्हीं में से एक दोस्त जो है सचिन या पिनी में से कोई एक है जो नवी को चलाता है, इतना मैं जानता हूँ। मतलब जो कंपनी का प्रोमोटर है, जो कंपनी का प्रोमोटर, ठीक है, इतना मैं जानता हूँ। बाकी आप लोग डिटेल्स एनालिसिस खुद से भी कर सकते हो, अगर आता है तो, नहीं आता है तो सीखो। अच्छा, नेम ऑफ BRLMS, ये कौन है? इनको बोलते हैं मार्चेंट बैंकर, ठीक है। BRLM, बुक रनिंग लीड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बोलते हैं, बट मार्चेंट बैंकर बेसिकली। आप लोग
अंडरराइटर अकाउंट्स किए हो कभी? जो लोग सीए स्टूडेंट्स होते हैं, सीएमए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको या सीएस को भी अंडरराइटिंग अकाउंट्स करना पड़ता है। अंडरराइटर्स कंपनी अकाउंट्स का पार्ट है। अंडरराइटर्स कौन है? मार्केट से ये सारा पैसा उठा के देगा। एक्चुअली ये जो 3,350 करोड़ का खेल है ना, ये लोग बाई कर लेता है कंपनी से, और बदले में मार्केट से रेस करके कंपनी इनको कमीशन देता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई होता है सर। अगर नहीं ले, मतलब अगर पूरा अमाउंट नहीं उठा पाते ना, तो ये बुक रनिंग लीड मैनेजर, एक्सिस कैपिटल, बॉफा कौन है? बैंक ऑफ अमेरिका, बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंपनी है, ठीक है। क्रेडिट स्विस, एडेलविस फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। कोई छोटा मोटा लोग नहीं है, हजार हजार करोड़, लाख लाख करोड़ का पैसा है इन लोगों के पास। ये अपने पैसे से इसको खरीद लेगा। किससे? नावी से। नावी परमिशन देगा और बदले में इनको कमीशन मिलता है। इसका अकाउंट्स आप जब अंडरराइटर अकाउंट्स पढ़ोगे ना, मैम आप लोगों को सिखाएंगे। कंपनी अकाउंट्स का पार्ट है, अंडरराइटर्स को कैसे कैलकुलेशन होता है, ठीक है, वो अकाउंट्स का पार्ट है। अब अकाउंट्स में तो नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ सर, ये सारा चीज लीगल कॉन्सेप्ट से बिल्डअप हुआ है, ठीक है। नेम ऑफ द रजिस्ट्रार, जो इसका पूरा काम कर रहे हैं, शांति गोपाल कृष्णन रजिस्टर है, ठीक है। तो आरओसी के पास जो पूरा काम को देख रहा है, और बाकी सब कुछ यहाँ पर सेबी लॉ भी है। जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएसईए में फाइनल में पढ़ते हो या पढ़ोगे, या एग्जीक्यूटिव लेवल में जो लोग पढ़ते हो ग्रुप 2 में, सेबी का रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते हो ना, आईसीडीआर वगैरह, बिडिंग क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट सेबी रूल के हिसाब से भी होगा, ठीक है। कंपनी लॉ सेबी रूल्स मार्च होकर काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा कंपनी का डिटेल्स लिखा है, ठीक है। अब और नीचे जाओगे, यहाँ पर आपको कंपनी का जनरल इंफॉर्मेशन, रिस्क फैक्टर्स, इंट्रोडक्शंस में क्या काम करता है नहीं करता है, अबाउट दी कंपनी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है ना सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। नीचे आ जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कितना कंपनी के पास एसेट्स है, कितना कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है लास्ट 2-3 साल में, ठीक है, उसका हिसाब किताब है इसमें, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा और नीचे आओगे, ये देखो, ये कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर है सर, ऑडिटर वर्कर चैंडियोक एंड कंपनी एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके बारे में मैं आप लोग को मंडे वाला क्लास में सिखाऊंगा। एलएलपी স্যার আমি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না, শুধু সাদা একটা কি দেখাচ্ছে। হ্যাঁ এবার আসছে, এবার আসছে। ओके, नेटवर्क स्लो इसलिए, ठीक है। मनीष गुजराल पार्टनर, ठीक है, जिसका ये बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर है, जिसका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके बताया है, ठीक है। ये देखो ये इसका बैलेंस शीट आ गया, ठीक है। अब ये पूरा बैलेंस शीट कौन बिल्डअप करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, उनके पास में अकाउंट्स का नॉलेज है, वही लोग ये सब डिटेल्स को मैनेज करके बिल्डअप करके कंपनी को हेल्प करता है। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन है, ये लोग ऑडिटर है, ये कंपनी का बाहर वाला बंदा है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर कौन है? ये देखो, मैं आपको बोला ना सचिन बंसल, हुई सचिन बंसल, सचिन बंसल फ्लिपकार्ट को बनाया था सर, यही एक स्पेशल मैटर है इसका। फ्लिपकार्ट का ओनर था, अभी छोड़ दिया फ्लिपकार्ट, ठीक है। मतलब शेयर होल्डिंग मोस्ट प्रोबेबली है, बट अभी बोर्ड में एक दोस्त है, दो दोस्त ने मिला था, मिलकर बनाया था फ्लिपकार्ट, सचिन एंड बिनी, दोनों बांसल है, लेकिन भाई नहीं है, फ्रेंड है, ठीक है। ये देखो सर, ये लोग कौन है? अंकित अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगी या तो सीएमए होगी, ठीक है। और ये देखो कंपनी सेक्रेटरी, ये सभी कोई मिलकर इसको बनाता है, ठीक है। थॉमस को तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, पूरा ड्राफ्टिंग का काम उनका होगा, और ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन को बिल्डअप करना, कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उसको पब्लिक के लिए ओपन कर देना। पब्लिक इसको रीड करेगा, जो जिसको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है, जो हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास में सीखते हैं सर। ये करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी के इन्फॉर्मेशन देख के आप कंपनी एनालिसिस कर सकते हो। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट का हिसाब देख के आप कंपनी का फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, बिजनेस का बेस को समझ सकते हो। कंपनी का पीएल देख के, इनकम स्टेटमेंट देख के, एक्सपेंस देख के आप कंपनी के बारे में नॉलेज गैदर कर सकते हो। इसके ऊपर बेस करके रेशियो एनालिसिस करके, ठीक है। और कुछ और भी कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल में, कुछ बफेट, वॉरेन बफेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंटरनेशनल कुछ थ्योरी है जिसको यूज करके आप कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन वो स्टॉक मार्केट या फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। I can't share those things now, okay? But I hope you understand ये prospectus होता क्या है, समझ रहे हैं सर आप लोग?
तो ज़्यादा बोल दिया शायद। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ से कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के कंपनी का कैश फ्लो का हालत देख सकते हो। जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट्स में मैम भी कराते हैं, मैं फाइनेंस में भी कराता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के आप कंपनी के बारे में सोच सकते हो कि इसका कैश की क्या हालत है, क्योंकि बिजनेस में कैश नहीं रहेगा तो बिजनेस क्या करेगा, है ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू कैन एनालिसिस एवरीथिंग इफ यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। जब आप लोग धीरे धीरे सारा नॉलेज को इकट्ठा कर लोगे ना, आप धीरे धीरे ही सही कंपनी का इंफॉर्मेशन में एकदम पकड़ आ जाएगा। और जब आप लोग जॉब करोगे तब भी आप लोग को हेल्प होगा सर, ठीक है, तब भी आप लोगों को हेल्प, बहुत हेल्प होगा। नॉलेज का ही तो टेस्ट देना है और क्या। अच्छा, तो ये और क्या बताए सर, प्रोस्पेक्टस में क्या रहता है नहीं रहता है आप तो देख ही रहे हो, ठीक है। अब आगे बढ़े सर, लॉ रिलेटेड मैटर को अभी एक साथ बात करें, ठीक है। ये सबाई के बोझे जाच्छे तो হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। हम लीगल कॉन्सेप्ट में क्या है नहीं है मैंने आपको, एक क्रिसिल कौन है जानते हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। क्रिसिल रिपोर्ट, जैसे हम लोग का पब्लिक का क्या होता है, अगर आपको लोन चाहिए होता है तो आपका सिविल स्कोर चेक होता है ना, वैसा ही कोई कंपनी अच्छा है कि नहीं है उसके लिए ना क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए होता है। इंडिया में कुछ क्रेडिट, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड देयर आर कुछ एजेंसी जो क्रेडिट एजेंसी का काम करता है। क्रिसिल है, केयर है, फिच है, मूडीज है, ठीक है। तो इनका रिपोर्ट लेना पड़ता है। ये फाइनेंशियल चेक करके आप लोग यहाँ पर काम करने के लिए सोच सकते हो। अगर आपका फाइनेंस का नॉलेज, अकाउंट्स का नॉलेज अच्छा रहेगा ना, आप फ्यूचर में अपना करियर बना सकते हो क्रेडिट रेटिंग कंपनी में। मतलब आप लोग कौन बनोगे, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है। एज ए फाइनेंशियल, जैसे कुछ लोग स्टॉक मार्केट में भी पढ़ाई करते हैं NISM का, रिसर्च एनालिस्ट का प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद और साथ में CA का भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो जाके बाद में क्रिसिल केयर में जा सकता है। मौका है, बिल्कुल मौका है, ठीक है। तो क्रिसिल में रिपोर्ट देते हैं ये लोग, रिसर्च रिपोर्ट देते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं। ये थ्योरी नहीं है, ये कंपनी के बारे में कॉन्सेप्ट है। 3,500 करोड़ मार्केट से रेज करेगा, कोई थ्योरी लिखा नहीं है सर, कंपनी के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स में क्या बोलता है उसके बारे में भी बता के रखा है, ठीक है। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब जो कुछ भी रिपोर्ट, ये सब आगे आगे आप लोग जितना धीरे धीरे नॉलेज गैदर करोगे आप सारा चीज़ समझ सकते हो, सारा चीज़, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि नॉलेज बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे सारा पॉइंट गैदर करो। ओके ओके सर, समझ गए हैं, अब आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है सर, और ज़्यादा नहीं। अब आ जाते हैं, प्रोस्पेक्टस दिखा दिया ओरिजिनल क्या होता है, अब मैं पढ़ाई में कैंसिल, ठीक है। पहले दिन ही मैं आपको प्रोस्पेक्टस दिखा दिया। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब द एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग ए कंपनी, एक कंपनी को फ्लोट करना। यस, एनी क्वेश्चंस? हां, किसी का अनम्यूट हुआ, बोलो, सवाल है क्या? One of the advantages of floating a company is raising of capital from the public at large. कंपनी मार्केट में फ्लोट करके अगर आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो, पब्लिक क्यों पैसा देगा आपको? अगर आपके बिजनेस पे दम दिखेगा तो पब्लिक पैसा देगा, ठीक है। जैसे रिसेंटली मैं आपको बोला शॉर्ट टर्म में सिरमा, ड्रीम फोर्स, ठीक है, कुछ कंपनी तो गजब का प्रॉफिट दिया, जैसे अदानी विल्मर, रिसेंट ट्रेंड में गजब का प्रॉफिट दिया। 220 में लिस्टेड हुआ था, IPO में आया था ऑफर में, उसके बाद लिस्टिंग हुआ था 350-400 के आसपास, फिर एक महीने के अंदर 700-800 विद इन 2-3 मंथ्स, ठीक है। मतलब पर शेयर 600-700 का प्रॉफिट, मतलब ये बस लिस्टिंग में बता रहा हूँ। तो पब्लिक को अगर बिजनेस में भरोसा होता है ना, तो पब्लिक बिजनेस पे इन्वेस्ट करता है, लेकिन हाँ नॉलेज के साथ, ठीक है। अगर आपको भी नॉलेज है आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप भी पैसा कमा सकते हो। तो वही बात है, ये जो बात है ना कि फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है सर पब्लिक क्यों पैसा देगा इनको, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। पब्लिक, लेकिन हर कोई थोड़ी ना देगा, जिसको पता है वही देगा। देखो सर अदानी विल्मर का हिसाब देखो, ये मेरा रिसेंट फेवरेट स्टॉक है, ठीक है। अच्छा मेरे को सक्सेस दिया इसमें, और स्टूडेंट्स लोग जो भी खरीदा है अच्छा खासा,
मतलब ये 1 साल का डेटा नहीं है, ये बेसिकली देखो आप फरवरी मार्च में आया था, कितना दिन हुआ, 6 to 8 मंथ्स हार्डली, ठीक है, 7 मंथ्स, विद इन 7 मंथ्स 202% का रिटर्न जनरेट किया है, 202%। कोई बैंक में मिलेगा? लेकिन सर कोई तुक्काबाजी नहीं था इसमें, बिलीव मी। फॉर्चून तेल खाते हो ना आप? ये अदानी का बिजनेस है, और अदानी से बहुत सारा है। अदानी फॉर्चून तेल बनाता है, और फॉर्चून का तेल या एडिबल ऑयल, ये इंडियाज लार्जेस्ट एडिबल ऑयल कंपनी, घर घर में इनका तेल मार्केट में बिकता है, स्पेशली खाने वाला तेल। इवन नॉट जस्ट इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी बिकता है। उनके बिजनेस पे बहुत दम है, तभी इसका शेयर 220 में आया था और 812 में अभी चल रहा है। आगे और जाएगा सर? हाँ जाएगा, ये रुकने वाले में से नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कुछ दिन पहले भी खरीदते तो और भी अच्छा था, जब 500 में आ गया था। अभी थोड़ा सा हाई रेंज में था, मतलब ऑलमोस्ट इसका रिसेंट हाईएस्ट रेंज को फिर से पकड़ लिया, क्योंकि अदानी का रिसेंटली बिजनेस के लिए अदानी रिचेस्ट पर्सन बन गया ना, अभी उसके बारे में पॉजिटिविटी आ गया, इसलिए ये रिसेंटली भी 600 में चल रहा था, 600 समथिंग में। लेकिन जैसे अदानी सेकंड रिचेस्ट हो गया, एसीसी अंबुजा को परचेस कर लिया, ठीक है, अदानी के बारे में अभी मतलब बड़ा ही ज़्यादा पॉजिटिविटी चल रहा है, इसलिए जिन लोगों को लगा अरे भाई अदानी का शेयर ले लो, ठीक है, ले लिया, ठीक है। अब पता नहीं कितना गेन करेगा, बट सही टाइम तो ऐसा टाइम था ना। क्वेश्चन इज दैट कि ऐसा मौका पब्लिक को मिलता है सर, ऐसा मौका पब्लिक को मिलता है। अब इसीलिए पब्लिक क्या कंपनी क्या करता है, मार्केट में अपने कंपनी को फ्लोट करता है, ठीक है, फ्लोट करके पब्लिक से पैसा ले लेता है और बिजनेस बनाता है। पब्लिक से पैसा लेके बिजनेस बना, पब्लिक को क्या मिला? पब्लिक जो लोग इन्वेस्ट किया, पब्लिक को बहुत तरह से प्रॉफिट होता है जब हर चीज में पॉजिटिविटी आता है। जो शेयर होल्डर बना उसको तो कैपिटल गेन हुआ ही है, साथ में जब कंपनी प्रॉफिट करेगा आपको डिविडेंड देगा। ये कैपिटल गेन है, ये जो गेन है ये डिविडेंड नहीं है, ये कैपिटल गेन है। अब कंपनी जब आपको एनुअल प्रॉफिट करेगा, कंपनी आपको डिविडेंड भी देगा, ठीक है, प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट पार्ट। तो शेयर होल्डर बन के आपको दोनों फायदा है। अच्छा, कंपनी और क्या करता है सर? इकोनॉमी कैसे बूस्ट होता है? अब देखो, मैं अदानी विल्मर का ही बात करता हूँ या नावी का बात करता हूँ। अब अदानी विल्मर या हो या नावी हो, ठीक है, जो एक फाइनेंस कंपनी है, ये लोग क्या करेगा? मार्केट से पैसा रेज करेगा, ठीक है। अब नावी को 3,350 करोड़ चाहिए, तो नावी क्या करेगा? अपना बिजनेस को ग्रो करेगा। बिजनेस ग्रो करने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी बूस्ट होगा, नो डाउट। क्योंकि 3,500 करोड़ ऐसे ही तो मार्केट में नहीं आएगा, उसके लिए वो अपना मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेगा, अपने प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेगा, है ना, पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी में इन्वेस्ट करेगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ही तो इफेक्ट करेगा, इकोनॉमी बूस्ट होता है सर। ये शेयर मार्केट, डिबेंचर मार्केट, ये बेसिकली इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक एरिया है। और इस पूरा कॉन्सेप्ट को संभालने के लिए प्रॉपर लॉ होना चाहिए, जिसके थ्रू से आपको कंपनी लॉ पढ़ाया जाए, और नॉट जस्ट कंपनी लॉ, साथ में सेबी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, बहुत सारा और भी लॉ होता है जो बिजनेस लेवल में यू मस्ट नो। सर आगे देखिए, प्री नोन सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। अच्छा, अगर कंपनी इनर सर्कल से पैसा रेज करता है, ठीक है, डिफाइंड ग्रुप और इनर सर्कल, जिसको सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बोलते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। व्हेन द कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज, इट इज अंडरटेकन थ्रू आईपीओ, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। एंड व्हेन इट इज रेज्ड फ्रॉम ए डिफाइंड ग्रुप ऑफ पर्सन, इट इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट इज लाइक कि जब बड़ा अमाउंट होता है ना, तो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में चला आता है, वो पब्लिकली शेयर को छोड़ता नहीं है, वो डायरेक्टली किसी कंपनी को बोल देता है, या जो इंटरेस्टेड बड़े पार्टीज होते हैं ना, वो 100 करोड़ में, 20 करोड़ में, 10 करोड़ में ना इन्वेस्ट कर देता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। डिफाइंड ग्रुप ऑफ पर्सन, कि भाई मैं इन्हीं लोगों को इसका शेयर दूंगा, मेरा शेयर में मैं मार्केट में शेयर इशू करना चाहता हूँ, और मुझे 1000 करोड़ या 500 करोड़ का जरूरत है, तो जो कोई भी बड़ा बिजनेस है वो आता है मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करके जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिफाइंड ग्रुप के अंदर अगर शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, शेयर इशू हो जाए, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट है, ठीक है, प्राइवेटली कंपनी अपने हिसाब से प्लेस करे। और अगर कंपनी पब्लिक के थ्रू से इशू कर रहा है, तो उसको आईपीओ या पब्लिक ऑफर बोलते हैं, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ कैपिटल इज इनफ्लो ऑफ फंड्स फॉर द इशूअर एंड नीड एडवर्टाइजमेंट
which should be इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करता है, जैसे मैं आपको दिखाया कैसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सही ना, अकॉर्डिंग विद द रिलेवेंट लीगल प्रोविजन, सो दैट तो प्राइवेट कंपनी एडवर्टाइज करता है, प्राइवेट कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो अपने प्राइवेट इनके मतलब जो इसकी कंपनी का मेंबर है उन्हीं के बीच में ही सेल कर सकता है, प्राइवेट कंपनी का शेयर तो Yes, हर कोई नहीं ले सकता ना, पब्लिक कंपनी का रिस्ट्रिक्शन इन्वेस्टमेंट रहता है। हाँ रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि प्राइवेट का शेयर तो हर कोई नहीं ले सकता, अगर मिनिमम 2 मेंबर से 200 मेंबर के बीच में है, ठीक है, मिनिमम 2 से मैक्सिमम 200, तो 2 से 200 के बीच में ही प्राइवेट पे रह जाता है। अब जो शेयर भी वो इन्वेस्टमेंट होगा वो प्राइवेट के अंदर ही रहेगा, सबको पता चल जाएगा ना। यस सर। कंपनी का क्या होता है ना, कैपिटल का जरूरत होता है, जैसे देखिए ये बहुत सिंपल है, ये प्रैक्टिकल चीज क्यों हेल्प करता है, इसको 3,500 करोड़ चाहिए, तो ये सेबी ने इनको परमिशन क्यों दिया, इनका 3,500 का प्रूफ देना पड़ा कि भाई तुम 3,500 लेके करोगे क्या, उनको प्रूफ देना पड़ेगा ना, उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज तुम कैसे करोगे, जब तक जस्टिफिकेशन प्रूव नहीं होगा ना तब तक सेबी तुम्हें लाइसेंस नहीं देगा, नहीं तो पब्लिक के पैसे से क्या तुम मौज करोगे क्या, हाँ ऐसा पब्लिक का है, तुम दिखाओ क्या बिजनेस है, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, अगर लोन है बिजनेस का तो कहाँ कहाँ लोन रिपे करोगे, यू हैव टू शो दीज थिंग्स, ठीक है, आपको प्रूव करना है। प्राइवेट के केस में जो भी पार्टीज होते हैं 10, 20, 50, 100, दे ऑल नो इंटरनल कंडीशन, बट पब्लिक के केस में पब्लिक को पता तो नहीं होता, ज्यादातर लोग तो पब्लिक में क्या होता है, छोटा मोटा इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आर लाइक अरे यार पैसा लगाओ शेयर मार्केट में, है ना, इट्स लाइक दैट, तो कॉन्सेप्ट इज ऐसा चलता है, तो जो कुछ भी होगा रिलेवेंट लीगल प्रोविजंस के थ्रू से होगा, सो दैट नो इन्वेस्टर इज डिफ्रॉडेड, किसी भी इन्वेस्टर के साथ प्रॉब्लम ना हो, चीटेड ना हो, है ना, ऑन सक्सेसफुल क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस सिक्योरिटीज आर एलोकेटेड, जैसे ये देखो ये क्या है, ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट था, ये जो मैंने आपको नावी का दिखाया, ये क्या है, ये एप्लीकेशन है ना, दिस इज एप्लीकेशन, अभी एप्लीकेशन जैसे आप लोग बचपन में क्लास 11 12 में आप लोग कंपनी अकाउंट्स किए हो सब कोई, है ना, अकाउंट में भी, उसमें आपको जब आप एप्लीकेशन इशू करते हो तो उसमें आप लोग का ऐसा होता है ना कि शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हेलो, यस सर। है ना, तो जैसे बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इस तरह से जो कंपनी का जर्नल एंट्री करते थे, ठीक है, फिर शेयर एप्लीकेशन जो शेयर अलॉटमेंट करते थे ना कंपनी अकाउंट्स में, याद है सबको, याद है कि नहीं है, कंपनी अकाउंट्स, यस सर। है ना, है सर। तो कंपनी अकाउंट्स में जो कुछ भी होता था वो एक्चुअली तो वही प्रोसेस है, ये जो एप्लीकेशंस में कंपनी, आप लोग ऐसे पढ़ते थे कि कंपनी एप्लीकेशंस में 2 रुपीज़ लेता है, फिर अलॉटमेंट में 2 रुपीज़ लेता है, फिर फाइनल कॉल में 3 टका लेता है, फिर सॉरी फाइनल में नहीं, फर्स्ट कॉल में 3 टका, फिर 4 टका फाइनल कॉल में लेगा, मतलब शेयर का दाम कितना है 10 टका, ये कितना हो 4 3 7 2 4 7 9 11 11 तो नहीं होगा, इसको 10 कर, स्टैंडर्ड इज 10, फेस वैल्यू स्टैंडर्ड 10 माना जाता है, अगर प्रीमियम है तो +2, ऐसा करते थे ना, 2 रुपीज़ प्रीमियम में जाता था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, है ना, लेकिन सर क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है, हाँ होता है, लेकिन क्या आईपीओ के केस में ऐसा होता है, हाँ बोलो सर बोलो, ठीक है, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन में जमा होता है, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट में जमा होता है, 3 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जमा होता है, आज भी ऐसा होता है, लेकिन ये इंटरनल इश्यूज में होता है, जब कंपनी इंटरनल लेवल में इशू करता है तब होता है, पब्लिक ऑफर में ये सब नहीं होता, पब्लिक ऑफर जब होता है ना तब पूरा अमाउंट जमा कर दो, प्राइवेट प्लेसमेंट में हो सकता है, प्राइवेट कंपनी के केस में या पब्लिक के केस में, जब इंडिविजुअल सिलेक्टेड ग्रुप में होता है तब हो सकता है कि भाई एप्लीकेशन के टाइम पे आपको इतना देना पड़ेगा, अलॉटमेंट में इतना देना पड़ेगा, फर्स्ट अलॉटमेंट में इतना देना पड़ेगा, फाइनल अलॉटमेंट में इतना देना पड़ेगा, ठीक है, और प्रीमियम का वैल्यू जो है वो भी आपको साथ में देना पड़ेगा, उसका अकाउंट्स मेंटेन हो जाएगा, लेकिन पब्लिक ऑफर में ऐसा नहीं होता आज के डेट, आपका पूरा अमाउंट ही एक साथ में ले लेगा, आपका पूरा अमाउंट ही एक साथ में ले लेगा सर, जैसे यहाँ पर आप जाओगे ना, ये देखो कितना करके शेयर का दाम चल रहा था, नावी का क्या दाम रखा है, नावी का डिटेल्स नहीं आया अभी तक,
नवी का डिटेल्स नहीं आया अभी तक, नवी लोन का भी डिटेल्स नहीं आया, आएगा कुछ दिन बाद जरूर आएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो जैसे हर्षा इंजीनियर का 314 से 330 का रेंज दिया है, तमिलनाडु का 500 से 525 था। ये प्राइस बैंड बोलते हैं इसको। इसके बीच में हाईएस्ट बिड जिस दाम पे होता है मार्केट में उसका इश्यूज के ऊपर काम करता है। ड्रीम फोक्स का 308 से 326 प्राइस बैंड था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कंपनी इस तरह से एप्लीकेशन प्रोसेस में ही सारा अमाउंट ले लेता है, मतलब एप्लीकेशन में ही अलॉटमेंट फाइनल कॉल सब हो जाता है, ठीक है, पब्लिक ऑफर। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में या इंटरनल इश्यूज के केस में अभी भी फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल ऐसा चलता है, ठीक है। तो क्या बताना चाहता है सर, ऑन सक्सेसफुल क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस सिक्योरिटीज आर अलॉटेड, ऐसे ही आपको देखो सब इंफॉर्मेशन आजकल पता चल जाता है। अगर मैं आपको हर्षा का ही दिखाऊं, मैं हर्षा इंजीनियर्स का यहाँ पर दिखाऊं, हर्षा इंजीनियर्स का क्या बोला है देखो, लिस्टिंग डेट 26 है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 45 शेयर आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक लॉट में। आईपीओ डेट 14 सितंबर से 16 सितंबर चला गया, ठीक है। लिस्टिंग डेट है 26, मतलब 3 दिन बाद लिस्टिंग होगा मार्केट में। इसका मतलब अलॉटमेंट आई थिंक आज हो चुका है, यस अलॉटमेंट हो चुका है, आज नहीं सर 2 दिन पहले हो चुका है। फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट कब है इसका, 21 सितंबर, मतलब जिसको कंपनी ने अलॉट करना था कर दिया। अब वो चेक कर सकता है रजिस्टर के साइट में जाके, ठीक है, लिंक टाइम या फिर बीएससी एनएससी के साइट में जाके ना चेक हो जाता है कि शेयर मिला है कि नहीं मिला, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, अगर किसी को नहीं मिलता, जैसे मानो यहाँ पर कितना दाम है शेयर का, कितना दाम है हर्षा इंजीनियर का 330 करके 45, कितना अमाउंट होगा बोलो, यस सर बोलो, 330 45 करके 45 शेयर 330 करके कितना अमाउंट है, बोलो सर कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा, 14,850। 14,850। अगर मानो कि किसी को अलॉट नहीं होता है तो क्या उसका पैसा डूब जाएगा, अरे नहीं डूबेगा, क्या कर देगा, रिफंड कर देगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा वापस दे देगा। एक्चुअली ये पैसा भी आपके बैंक अकाउंट में ही रहता है, बट लियन करके रखता है, क्या करके रखता है, लियन करके रखता है, मतलब फ्रीज कर देता है। अब ये पैसा 14,850 आप अपने अकाउंट से उठा नहीं सकते जब तक अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। मतलब आपने अप्लाई कब किया, 14 से 16 के बीच में, मार्केट में ये आपका पैसा इतना अमाउंट, आपका जो भी बैलेंस है आपके बैंक अकाउंट में, इतना अमाउंट आपका फ्रीज कर दिया जाएगा, लियन कर दिया जाएगा। अगर अलॉटमेंट हुआ तो काट लेगा, मतलब डेबिट हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर 23rd को आपके शेयर मतलब आपके नाम पे अकाउंट पे क्रेडिट होगा, मतलब डीमैट अकाउंट में, ठीक है, आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 23rd को। लिस्टिंग कब होगा, 26 को, मतलब मार्केट में देख सकते हैं। मैंडेट एंड डेट, मतलब आपका जो पैसा है वो 2 अक्टूबर के अंदर सारा पैसा खत्म हो जाना चाहिए। और जो भी कंपनी में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है आईपीओ आने से पहले प्राइमरी लेवल में, उसको एंकर इन्वेस्टर कहते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से इनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है, एंकर इन्वेस्टर जो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है। ये लोग कम से कम 16 अक्टूबर तक इनका शेयर होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद वो लोग भी मार्केट छोड़ सकते हैं, तो शुरू में ही नहीं छोड़ सकते। तो ये सब प्रोसेस डिपेंड करता है, जब एक कंपनी मार्केट में आता है उसके बाद ये जब तक मार्केट में मतलब प्ले नहीं कर देता तब तक ये पूरा प्रोसेस चलता है। इस पूरा प्रोसेस का जो कांडारी है वो ये कंपनी लॉ है, ठीक है, एज पर लॉ सारा खेल खेलता है। As already mentioned, the provisions relating to raising of capital, such as issue of prospectus, allotment of securities, and other matter incidental thereto, are contained in Chapter 3 of the Act. ठीक है, Companies Act के Chapter 3 में ये सारा information given रहता है। Chapter is divided into 2 parts. Part 1 जो public offer के बारे में बात करता है, and Part 2 private placement के बारे में बात करता है, मतलब जब individual basis में share allotment होता है, ठीक है। Provisions of Part 1 and Part 2 supplemented by the company's Rule 2014, तो amendment आया है and number of amendments have been made from time to time in the, पहले एक्ट आता है, एक्ट के बाद अगर कुछ चेंजेस होता है ना तो उसके लिए रूल लाया जाता है। बात को ध्यान से समझना, फर्स्ट एक्ट इज देयर, एक्ट आने के बाद अगर कुछ बड़ा चेंजेस आता है तो वो रूल के थ्रू से अप्लाई किया जाता है।
और मार्केट में इसका उसको हम लोग अमेंडमेंट बोलते हैं। और जब बहुत सारा चेंज हो जाता है ना तब एक्ट को ही बदल दिया जाता है। जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना सर, हम लोग जब प्रोफेशनल्स पढ़ाई करते थे तो हम लोग के टाइम पे 2013 एक्ट नहीं था, बाद में आया एंड की तरफ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट जब करते थे कॉलेज का पढ़ाई, सीए का पढ़ाई, ठीक है, सीएस का पढ़ाई, तब हम लोग क्या पढ़ते थे 1956 एक्ट पढ़ते थे। लेकिन 2013 क्यों आया? इतना सारा चेंज हो गया मार्केट में, तो सेबी ने इसके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने समझा या गवर्नमेंट ने समझा कि काम करते एक्ट को ही चेंज कर देते। तो इतना सारा चेंजेस लाके जब बहुत सारा चेंज हो गया तो 2013 कंपनीज एक्ट हमारे लिए लाया। तो 1956 एक्ट को सब्स्टिट्यूट किया 2013 में। ठीक है, अब आगे डिस्कशंस यही सब करना है। इसका सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज। अब जो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो पब्लिक तो प्रोस्पेक्ट जैसे नाभी पब्लिक कंपनी हुआ है तभी पब्लिक से शेयर इशू कर सकता है। पब्लिक कंपनी बनने का परमिशन कौन दिया? सेबी ने दिया, तभी पब्लिक बना है, तभी अभी मार्केट से इशू कर सकता है। To public through prospectus, CNA referred to as public offer by complying with the provisions of Part 1. To private placement by complying with the provision of Part 2. Through right issue और bonus issue. Right issue भी कर सकता है। Right issue कब करता है? मानो कि एक बार एक कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, इसके बाद कंपनी को फिर से पैसे का जरूरत पड़ा, तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही बोलता है कि हम लोग राइट इशू करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस से थोड़ा कम रेट में आपको शेयर इशू करेंगे आपको। अगर इन्वेस्टर राजी हो जाता है सस्ता में तो राइट इशू के बेसिस में भी कंपनी पैसा रेज कर सकती है, और बोनस इशू भी। ठीक है, क्या है, कैसे चलता है, आगे आगे डिस्कस करना है सर। विद द प्रोविजन ऑफ दिस इन द केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी मतलब स्टॉक मार्केट लिस्टेड, और एक कंपनी व्हिच इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड, जो ऑलरेडी लिस्टेड है या फिर जो मार्केट में लिस्टेड होना इंटेंशन दिखा रहे हैं। ठीक है, विद द प्रोविजन, उसको सारे सबको किसका प्रोविजन बनना पड़ता है? सेबी का प्रोविजन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सीएस एग्जीक्यूटिव वाले ग्रुप 2 में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जो ऑलरेडी ग्रुप 2 का क्लास करता है उनको पढ़ाया जाता है सेबी रूल्स। ठीक है, और जो सीएसईए में पढ़ता है उनको फाइनल लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। सीएसईए में फाइनल का जो लॉ का पेपर होता है उसमें इनको ये सब सेबी का अलग हिसाब किताब पढ़ना पड़ता है। पढ़ना तो पड़ेगा आगे या बाद में। सीएस को थोड़ा ज्यादा लॉ का जरूरत होता है, इसलिए सीएस को थोड़ा पहले से पढ़ाया जाता है। सीएस को फाइनल में भी पढ़ना पड़ता है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, a private company may issue securities by way of right issue or bonus issue in accordance with the provision of this act. तो प्राइवेट प्लेसमेंट भी वो कर सकता है। by way of explanation it is provided that public offer includes initial public offer or FPO or further public offer or securities to the public by a company or an offer for sale to the public by an existing shareholder through issue of prospectus. बात समझे सर? As per section 20 subsection 2, a private company may issue securities by way of right issue, bonus issue in accordance with the provisions of the act, or through private placement by complying with the provision of part 2. By way of explanation, it is provided that public offer include initial public, follow-on public, securities by public by company, or an offer for sale to the public by an existing shareholder through issue of prospectus. अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, जैसे नावी प्राइवेट था, प्राइवेट से पब्लिक हो रहा, तो प्रॉस्पेक्टस इशू करके वो कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो उसका पब्लिक से पैसा ले लेगा और वो प्राइवेट नहीं रहेगा, वो पब्लिक हो जाएगा। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, इतना दिन तक अभी प्राइवेट ही था, प्राइवेट से जैसे वो पब्लिक का पैसा ले लेगा पब्लिक हो जाएगा, स्टॉक मार्केट लिस्टेड हो जाएगा ना। स्टॉक मार्केट लिस्टेड होने के बाद वो प्राइवेट लेवल में रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि उसका शेयर मार्केट में सेल होगा, और शेयर जब मार्केट में सेल होता है तब तो अनलिमिटेड लोग उसका शेयर होल्डर बन सकता है। ठीक है, कोई भी कभी भी शेयर खरीद सकता है, बेच सकता है। ठीक है ना। क्वेश्चन है सर, हम लोग सिक्योरिटी मार्केट चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते हैं? सिक्योरिटी मार्केट, पता है ना आप लोगों को? हम लोग चिल्लाते हैं सिक्योरिटी मार्केट, शेयर मार्केट भी बोलते हैं, स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, बट सिक्योरिटी मार्केट भी बोलता है। आप लोग शायद सुने होंगे सिक्योरिटी मार्केट। सेबी का नाम क्या है?
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट एक्सचेंज बोर्ड नहीं बोलता, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड बोलते हैं। अगर आप सेबी एनआईसीएन के साइड में जाओगे, सेबी का जो एजुकेशनल विंग्स है, आप में से बहुत लोग सीएसईएस के साथ साथ एनआईसीएन का भी पढ़ाई करते हो ना सर। देखो एनआईसीएन का क्या नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। इट्स अ वेरी हैंडी कोर्स है। आप लोग सीएसईएमई के साथ साथ एनआईसीएन धीरे धीरे क्रैक कर सकते हो। नॉट वेरी टफ एंड नॉट वेरी इजी, मॉडरेट लेवल एग्जाम होता है, बहुत तरह का एग्जाम चलता है। आप लोग अपने आप को बना सकते हो, आप करियर में एक्स्ट्रा फेदर ऐड कर सकते हो। और मजा का बात है कि जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छा है, ठीक है। ये एनआईएसएम है, ये सेबी का सिक्योरिटी मार्केट का कोर्सेज होता है। यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होता है 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स का। लाइसेंसिंग एग्जाम मतलब जिनको भी मार्केट में काम करना होता है, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में, ठीक है, आपका रिसर्च एनालिस्ट में, ठीक है, वो यहाँ से सिक्योरिटी मार्केट का करियर बना के रख सकता है। और ये आपके सीवी में भी बहुत हेल्प करता है। जब आप लोग किसी कंपनी में जाओगे ना, तो आपका नॉलेज एनहांसिंग पावर को देख के, आपका नॉलेज गैदरिंग क्यूरियोसिटी को देख के ना बहुत हेल्प। अभी मैं आपको क्रिसिल बता रहा था ना, ये देखो एनआईसीएम के साथ क्रिसिल का भी काम होता है। अभी कुछ देर पहले क्रिसिल के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि आप लोग कर सकते हो। और मैंने क्यों सिक्योरिटीज के बारे में बता रहा हूँ, आपको जानना चाहिए, आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। जो लोग मेरे पास एनआईसीएम का भी अलग से पढ़ाई करते हो, जो स्टॉक मार्केट का पढ़ते हैं, साथ साथ में एनआईसीएम का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, और दीज आर कनेक्टेड सर, दीज आर कनेक्टेड। सो करना चाहिए। अगर मैं आपको सर्टिफिकेशन में लेके चलूँ तो कितना तरह सर्टिफिकेशन होता है। एनआईसीएम सर्टिफिकेशंस का सीरीज है पूरा, ठीक है। इसमें करीब 30 तरह का एग्जाम होता है। क्या सारा देना है सर? नहीं नहीं, 4-5 एनफ होता है सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ये देखो यहाँ पर पूरा लिस्ट है, ठीक है। जो लोग स्टॉक मार्केट में पॉपुलर कोर्सेज जैसे कि मानो एक आपका सबसे बेसिक्स होता है सीरीज 12 का, सबसे पॉपुलर या जॉब मार्केट में बहुत हाई है, दैट इज सीरीज 8। सीरीज 8 कहाँ है? स्टॉक ब्रोकिंग, इक्विटी डेरिवेटिव्स, ये बहुत पॉपुलर है सर, और मार्केट में जॉब बहुत है। सेकेंड बेस्ट जॉब है सर इसमें, मोटा मोटी एनुअल 3-4 लाख का पैकेज का जॉब है सर इसमें भी, ठीक है। काफ़ी ऑफर भी आता है, मेरे पास कंपनी भी कॉल करता रहता है सर। सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, बहुत तरह है, बट ज़्यादा पॉपुलर है इक्विटी डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड्स 5A, ठीक है। ये देखो म्यूचुअल फंड्स एंड 5A, ठीक है, 5A ये वाला। और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है रिसर्च एनालिस्ट का, यहाँ पर ये देखो सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट। ये कौन होता है? जिसको पूरा स्टॉक मार्केट का नॉलेज रहता है, उनको रिसर्च एनालिस्ट कहते हैं। टेक्निकल फंडामेंटल सारा नॉलेज रहता है, वो रिसर्च एनालिस्ट का पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे टीवी में प्रेजेंटर होता है, कॉलमिस्ट होते हैं, ठीक है। तो दे आर बेसिकली सिक्योरिटी मार्केट स्पेशलाइज्ड, दे नो। तो ये सब क्या है? लाइसेंस है, बार बार देना पड़ता है क्या सर? मोटा मोटी 3-3 साल में एक बार रिन्यू करना पड़ता है। सर्टिफिकेट वैलिड रहता है 3-3 साल का, तो उसके बाद क्या इनवैलिड हो जाता है? अरे बाबा नहीं। अगर आप मार्केट में रहते हो, जॉब करते हो, या फिर स्टॉक मार्केट फील्ड में आपका कनेक्शन है, इक्विटी डेरिवेटिव डीलर हो, म्यूचुअल फंड डीलर हो, कंपनी में काम करते हो, तब रिन्यू करना है। अगर नॉर्मल अपने प्रोफेशनल एनहांसमेंट के लिए करें तब रिन्यू करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। जिसको इंटरेस्ट रहेगा, जो लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, आई नो कौन कौन स्टार्ट कर चुका है, जो इंटरेस्टेड रहेगा वो लोग सोच सकते हो। इट्स अ वेरी हैंडी कोर्स अलोंग विथ योर सीएसईएस, ठीक है। कनेक्टेड था तो बता दिया सर, हमेशा मुझे मौका नहीं मिलता है, रोज याद भी नहीं रहता है, ठीक है। कनेक्टेड टॉपिक था, बता आ जाते हैं सर वापस। सिक्योरिटी मार्केट से याद आ गया। अब यहाँ पर क्या क्या सीखने को मिलता है, ये देखो। शेयर्स, सिक्योरिटी में क्या होता है? शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स। शेयर का ही स्क्रिप्ट होता है, शेयर से ही स्टॉक बनता है। कैसे बनता है आगे बताते हैं। शेयर और स्टॉक के बीच में डिफरेंस क्या है समझाते हैं। बॉन्ड्स, ये देखो बॉन्ड्स, जेम्स बॉन्ड नहीं देखो बाबा, गवर्नमेंट लोन लेते हैं हमसे, गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी। डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक, ये क्या होता है? शेयर को गिरवी रख के कंपनी मॉडल लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। शेयर को गिरवी रख के डिवेंचर स्टॉक बोलते हैं। And any other marketable securities of like nature or any incorporated company or other body corporate। जो कोई भी कंपनी मार्केट से शेयर इशू करता है, बॉन्ड इशू करता है, डिवेंचर इशू करता है, डिवेंचर स्टॉक इशू करता है, ठीक है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या?
अभी तो बताए ना, डेरिवेटिव मार्केट क्यों दिखाया आपको एनआई से, करना है नहीं करना है पर्सनल मैटर, लेकिन जान लो। ये देखो यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है इक्विटी डेरिवेटिव, ऐसे मॉर्निंग में भी इक्विटी डेरिवेटिव का बैच चल रहा है सर। इक्विटी डेरिवेटिव मतलब स्टॉक मार्केट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, मार्केट किधर जा सकता है, इसका डेरिवेटिव एनालिसिस होता है सर। मतलब जो है नहीं उसे पता करना, मार्केट किधर जाएगा, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, कौन मार्केट, उसको डेरिवेटिव के थ्रू से सॉल्व किया जाता है। क्या मैथमेटिक्स का डेरिवेटिव, मैथमेटिक्स का डेरिवेटिव बट मैथ्स नहीं करना पड़ता, उसका एप्लीकेशन है, लेकिन वो अलग चीज़ है। थोड़ा स्टॉक मार्केट, मार्केट एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल यूज, आपका फाइनेंस का जो पढ़ाई है ना, अकाउंट्स का नॉलेज, सब कुछ काम आता है, सब मिला के होता है इक्विटी डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव भी सिक्योरिटी है सर, ठीक है। ये डेरिवेटिव इक्विटी में होता है, इंटरेस्ट पे होता है, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंसेस होता है ना उसमें भी होता है, ठीक है। कमोडिटी में होता है, कमोडिटी मतलब कमोडिटी का भी अलग मार्केट होता है, एमसीएक्स में चलता है। आप गोल्ड पे, मसाला पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कमोडिटी डेरिवेटिव देखना चाहते हो सर। शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, पागल हो जाओगे आप लोग इतना सारा सुन के। क्या नहीं दिखाए आपको और क्या दिखाए, एनएससी के साइड में आगे। अब मैं आपको ये देखो, इक्विटी है, डेरिवेटिव है, इक्विटी है, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में क्लिक करो ना, कितना सारा डेरिवेटिव दिख रहा है देखो, करेंसी है, कमोडिटी है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। कमोडिटी में क्या आता है, क्या दिख रहा है, बुलियन। बुलियन क्या होता है, गोल्ड। गोल्ड बिस्किट्स को बुलियन बोलते हैं। क्या घर पे लाना पड़ता है, नहीं, सब डिजिटल होता है। आप चाहो तो रख सकते हो, अलग चीज, बट आप गोल्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये गोल्ड है, नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर कमोडिटी पे सिर्फ एनएससी पे गोल्ड ही दिख रहा है, लेकिन अगर आप कमोडिटी में और जानना चाहते हो तो आपको एनसीएक्स में जाना चाहिए। एनसीएक्स क्या है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। जैसे शेयर खरीद के रखते हैं, ऐसे कमोडिटी खरीद के रखेंगे। क्या क्या पॉपुलर कमोडिटी का मार्केट में ट्रेड होता है, कमोडिटी ट्रेड करने का आया था फॉरेनर लोग, ये ब्रिटिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, ये लोग क्यों आया था इंडिया में, इंडिया का कमोडिटी को लेके विदेश में बिजनेस करने के लिए। गोवा में, पौंडीचेरी में, केरला में, हाँ, पश्चिम बंगाल में क्यों आया था, मसाला ट्रेड करने के लिए आया था। वास्को द गामा ग्लोब ट्रॉटर नहीं है, बिजनेसमैन है। यहाँ आके डिस्कवर करके फ्रेंच में चिट्ठी लिख दिया था, पुर्तगीज में, ठीक है, कि आ जाओ, भंडारा है भारत में, लेके जाओ और बेचो। इंडिया के साथ ट्रेड डील भी हुआ था, बट हम लोग बाद में खुद ही बिक गए। मतलब इतना हम लोग क्या बोले सर, पता नहीं क्या हम लोग के मन में चला, इतना अच्छा बिजनेस डील चल रहा था, पर हम लोग एक्चुअली कुछ लोग हैं सर, मतलब क्या, गंदगी फैलाने के लिए, बिजनेस करने के बीच में धोखा खा गया, ठीक है। भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था, क्यों, मसाला के लिए। क्या नहीं मिलता है, कैडामॉम से लेके दालचीनी से लेके क्या नहीं मिलता हमारे देश में, हर काइंड ऑफ स्पाइसेस। और स्पाइसेस का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया एग्रीकल्चर के लिए दुनिया में जाना जाता है। ये दुबई में तेल मिलता है बट खाना तो नहीं मिलता। भारत से 50% अनाज जाता है दुबई में, जान लो आप लोग ये सब चीज़। इंडियन मार्केट काफ़ी डेवलप है। ये देखो सर, क्या आप लोग दिख रहा है मार्केट एक्टिविटी में, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, जिंक, कॉटन, लेड, ठीक है, और भी है, फ्यूचर, इंडेक्स, स्पॉट, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर भी है, नेचुरल गैस इज देयर, मेंथन ऑयल इज देयर, लेड, गोल्ड। गोल्ड का भी अलग अलग जाते हैं। मैं कमोडिटी का डिटेल्स, एक नॉलेज का क्लासेस अलग से होता है। मैं अभी भी कमोडिटी मार्केट पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, उतना डिमांड नहीं आया। जिस दिन आएगा मैं कमोडिटी का भी क्लास करा दूंगा, ठीक है, कॉपर का, सिल्वर का, ठीक है। अभी स्टॉक मार्केट में ज़्यादा क्लासेस चलता है, बट ये भी एक अलग दुनिया है सर, ये भी एक अलग दुनिया है। ये भी सिक्योरिटी मार्केट में डील होता है। लोग क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है, सिल्वर में इन्वेस्ट कर देता है, सस्ता में खरीदो महंगा में बेचो, और क्या, सस्ता में खरीदो महंगा में बेचो, जैसे स्टॉक मार्केट में सोचते हैं। प्रोडक्ट में जाओ, यहाँ पर देखो बुलियन है, गोल्ड, गोल्ड का ये अलग अलग देखो, सिल्वर, मेटल में क्या है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लेड है, निकल है, जिंक है। एनर्जी में क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है। एग्री में कॉटन है, फ्रूट पाम ऑयल है, कपास है, मेंथल ऑयल है, रबर है। ये सब क्या है, कमर्शियल प्रोडक्ट है, इसका मार्केट में ट्रेडिंग होता है।
समझ में आ रहा है सर? बिग थिंग, ये तो मैं आपको सिर्फ एमसीएस का बता दिया। इसी तरह से अगर मैं एनएससी के साइड में वापस जाऊँ तो आपको मैं और एक चीज़ दिखा दूँ। इसका भी एनआईएसएम में पढ़ाई होता है, डिग्री ले सकते हो। मार्केट में इसका भी काफ़ी डिमांड है। सिक्योरिटी मार्केट का एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सर मैं। करेंसी डेरिवेटिव होता है, कमोडिटी होता है, इक्विटी तो होता ही है जो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत पॉपुलर है। इंटरेस्ट रेट में भी काम चलता है, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो सिक्योरिटी मार्केट का, तो सिक्योरिटी इंक्लूड क्या क्या है समझ में आ रहा है ना सर? डिवेंचर बॉन्ड का दिखाऊं आपको? चलो वो भी देख लो एक बार, नहीं तो बोलोगे सर सब दिखा है डिवेंचर बॉन्ड नहीं दिखा है। इसका बॉन्ड का भी ट्रेड होता है, बॉन्ड का भी ट्रेड होता है, देख लो। ये देखो ये क्या है, बॉन्ड है। बॉन्ड इज देयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज आल्सो देयर। बॉन्ड क्या होता है? प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी लोन लेने के लिए इशू करता है, ठीक है। सीरीज होता है एनएचआई, नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरएफसी, इंडियन रूरल, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, आरईसी एलटीडी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सब गवर्नमेंट है, ठीक है। प्राइवेट भी है, आईआईएफएल, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, आईआईएचएफएल, ठीक है, प्राइवेट इज आल्सो देयर। ये देखो कूपन रेट दिया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब करवाएंगे ना आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तब ये सब कैलकुलेशन सिखा देंगे। एफएम में चैप्टर आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन आई डिस्कस दिस थिंग्स। कूपन रेट दे देता है, फेस वैल्यू दे देता है, रिडेम्पशन वैल्यू या मार्केट वैल्यू दे देता है, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, बात करेंगे। ये देखो रेटिंग एजेंसी, ये देखो क्रिसिल, क्रिसिल है, केयर है, ये तो रेट देता है बॉन्ड कितना सही है। रेटिंग देखिए क्या होता है, क्रेडिट वर्थिनेस बताता है। क्या बताता है? क्रेडिट वर्थिनेस, मतलब कंपनी जिसका बॉन्ड, जो बॉन्ड इशू कर रहा है आपसे, पैसा लोन में मांग रहा है, क्या उसका पैसा रिपे करने का पावर है? तो अगर ट्रिपल है मतलब अच्छा है, डबल ए मतलब ठीक ठाक, ए मतलब भी ठीक ठाक। इसका देखो नेगेटिव दिया है, ए प्लस पर नेगेटिव मतलब कुछ चिंता है, थोड़ा खतरा है। डबल ए नेगेटिव है, बी मतलब और खतरा बढ़ जाएगा, नीचे जाओगे तो बी भी दिख जाएगा। कुछ कंपनी का और भी खतरनाक सिचुएशन होता है, ठीक है, कि कंपनी रीपे करने लायक हालत में है कि नहीं है, ये बता देता है, क्रेडिट वर्थिनेस बताता है, ठीक है। चलो सर मैं थोड़ा आपको और जनरल आइडिया में ज़्यादा समय ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप खुद भी पढ़ के समझ जाओगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। लॉ ना पढ़ने से ज़्यादा समझना चाहिए सर स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट शेयर का ही एक पार्ट को स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। शेयर का ही एक कॉन्सेप्ट है, जो शेयर और स्टॉक के बीच में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ स्क्रिप्ट क्या होता है। मतलब बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो, इट्स लाइक कि शेयर जब एक साथ होता है ना, उसको शेयर का स्क्रिप्ट के हिसाब से देखा जाता है। शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, ठीक है। मैं बताता हूँ कुछ आगे का डेफिनेशन है, सब बता दूँ। डेरिवेटिव दिखाया मैं आपको, units or any other instrument issued by any collective investment scheme to the investor in such scheme. Security received as defined in clause J of the section 2 of the Securitizations and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Securities Act 2002. That is also securities. Units or any other such instruments issued to the investor under any mutual fund scheme, that is also securities. आपको म्यूचुअल फंड भी बताया सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, ठीक है। मतलब कंपनी जो म्यूचुअल फंड इशू करता है वो भी सिक्योरिटीज के अंदर आता है। Any certificate or instrument by whatever name called issued to an investor by an issuer being a special purpose distinct entity which possesses any debt or receivables including mortgage, debt assigned to such entity and acknowledge beneficial interests of such investors, that is also security. Government security, सरकार हमसे लोन लेता है, प्राइवेट स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह से देखने में होता है। ये देखो म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू से ना आपको ये ज़्यादा मौका मिलता है। कि मैंने म्यूचुअल फंड क्लास में, जो लोग म्यूचुअल फंड क्लास कर चुका है, रिसेंटली मैंने म्यूचुअल फंड का बैच कंप्लीट किया, जस्ट लुक एट इट। ये देखो, ये पराग पारिक बोल के म्यूचुअल फंड कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका मैं एक पोर्टफोलियो दिखाता हूँ आपको। एक फंड है पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ठीक है। इसमें डेब्ट बहुत है और डेब्ट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत है। ये देखो
ये पर्टिकुलर जो फंड है इसमें 692 करोड़ फंड इस फंड में मैनेज हो रहा है और इसका ये फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, इक्विटी में इन्वेस्ट हुआ है मार्केट में 12%, ठीक है, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा ये रहा आपका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में, ठीक है, लिस्टेड और एवरिटिंग इन लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज, मतलब अभी स्टॉक एक्सचेंज में आया नहीं है प्रॉपर्ली, बट ये भी ये जो अभी हम लोगों ने ये वाला पॉइंट पढ़ा REIT इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू सर, बेसिकली ये जो पॉइंट अभी पढ़ा ना ये जो the removal of securities which provides combined benefit risk such as collective investment scheme to invest in such scheme, ठीक है, कलेक्टिव स्कीम हो सकता है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वो भी इशू करता है, लाइक किसी को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, किसी को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रियल एस्टेट कंपनीज बेसिकली, ठीक है, दे आल्सो इशू। तो बेसिकली कोई भी पैसा इशू करे चाहे उसका कोई भी नाम दे दे तो सारा चीज़ आ जाता है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में देख लो, मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिखाने जा रहा था, ये रहा, ये 692 करोड़ का फंड में से सरकार का बॉन्ड का इशू देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इशू देखो, ज्यादातर केस में म्यूचुअल फंड के अंदर ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो जाता है, डायरेक्टली भी लेने का जगह है बट ये पॉपुलर जगह है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो ये देखो 8.16% स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान का, 8% स्टेट गवर्नमेंट केरला का, ठीक है, 7.15 कर्नाटका का, 8.73 राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सोवरिन है। सोवरिन मतलब इसका रेटिंग का जरूरत ही नहीं है, सोवरिन मतलब कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा, ऐसा मान के चल सकते, सरकारी है, डिफॉल्ट होने का चांसेस ही नहीं। कितना इसमें इन्वेस्टमेंट है 692 में, 75% इन्वेस्टमेंट इसमें है सर। ऐसा म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, रिटर्न उतना नहीं आता सर, 7-8% रिटर्न आ जाए बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब बैंक से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ये देखो 2021 से 2022 तक 7.5 है, मैक्सिमम 9.73% रिटर्न दिया है, समझ में आया सर, सेफ एरिया है, पैसा डूबने का चांसेस नहीं है। 9.73 बैंक से भी 2-3% ज़्यादा है सर, 4% ऑलमोस्ट, अच्छा फंड था, ठीक है, अभी भी चलता है, अभी भी चल रहा है सर जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देता है सर 7% इंटरेस्ट। कौन? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अरे वो तो NBFC है, वो बैंक थोड़ी है सर, बैंक है, इस पे लिस्टेड भी शेयर मार्केट पे। हाँ वो उज्जीवन स्टॉक में, वो बैंक नहीं है सर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, वो NBFC है। बैंक और NBFC में फर्क है सर, ये भी लॉ है, ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, ठीक है, ये बैंक इसके पास बैंक का लाइसेंस नहीं है, इसके पास NBFC का लाइसेंस, ठीक है। उज्जीवन फाइनेंशियल सोर्स 80% स्टेक इन दी बैंक, ठीक है, ये इसको प्रॉपर बैंक नहीं बोला जाता सर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। RBI ऐसे बिजनेस को भी, ये देखो उज्जीवन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 टू कैरी आउट स्मॉल फाइनेंस बैंक बिजनेस, प्रॉपर बैंक नहीं, ठीक है, ठीक है, एंड रिसीव शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अगस्त 2017, ठीक है। अब ये भी स्मॉल फाइनेंस लेवल में, जैसे पेटीएम भी ऐसे लेवल में है सर, ठीक है, बट ये जो कंप्लीट बैंक होता है ना, कंप्लीट बैंक जैसे कि आपका SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, PNB, इनके जैसा अभी भी प्रॉपरली उतना बड़ा बैंक ही नहीं, स्मॉल फाइनेंस लेवल में। तो इसमें अकाउंट खोलने पर ऑन द स्पॉट ATM, उसके बाद में ये पासबुक, चेकबुक सब दे देता है। हाँ पेटीएम भी तो दे रहा है, पेटीएम भी दे रहा है, ये हैंड टू हैंड दे देगा, खोलिए हाथ पे दे देगा, एकदम पेटीएम भी दे रहा है, वैसे ही है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है। अब ये लोग अगर अच्छा बिजनेस करेगा ना, जैसे उज्जीवन अच्छा कर रहा है सर, तो इनको भी धीरे धीरे मतलब प्रॉपर बैंक बना देगा, ठीक है। RBI को भी मॉडर्न कर रहा है ना, फास्ट बैंकिंग सिस्टम, पुराना सिस्टम हट जाएगा, लेकिन इनके परफॉर्मेंस रातों रात नहीं करेगा। ये नाभी भी तो बैंकिंग के लिए अप्लाई किया,
नावी जो है ना, अभी जो बोल रहे थे नावी, वो भी बैंकिंग के लिए आने वाला है, वो भी तो लोन के लिए आया, वो भी बैंकिंग के लिए अप्लाई किया, उसको भी मिल जाएगा। आरबीआई का एनबीएफसी का लाइसेंस मिल गया, वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। बेसिकली समझ रहे हो ना सर, सिक्योरिटीज के अंदर कितना सारा चीज आता है। पब्लिक ऑफर, आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस, अगर पब्लिक कंपनी हो, सेक्शन 23 क्या बताता है? पब्लिक ऑफर कौन कर सकता है? पब्लिक कंपनी कर सकता है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों कर सकता है, राइट इशू, बोनस इशू दोनों कर सकता है। कंप्लायंस विद सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर आप पब्लिक कंपनी हो, फॉर ए लिस्टेड कंपनी और कंपनी प्रपोज टू बी लिस्टेड, ठीक है, जैसे नावी प्रपोज टू बी लिस्टेड, बाकी कंपनी, इनको सेबी के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो, कंप्लायंस फॉलो करना, मतलब सेबी का रूल सबको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस ऑफिसर, जो सीएस का काम होता है कंपनी में, कंप्लायंस फाइल करना, ये सब फॉलो करना काम होता है पब्लिक कंपनी का। पर प्राइवेट के लिए कंप्लायंस फॉलो करने का जरूरत नहीं, सेबी का कंप्लायंस फॉलो करने का जरूरत प्राइवेट के केस में। प्रोस्पेक्टस क्या है, इतना जान के आज छुट्टी देंगे सर। मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एज पर द डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 70, prospectus means any document described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus. I already discussed red herring prospectus, मैं already दिखा दिया आपको कहाँ चला गया prospectus। ये रहा नावी, क्या पढ़े आपने? ड्राफ्ट रेड हेरिंग prospectus, सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट, पढ़ लो यहाँ पर। As per the definition given in section 2 subsection 70, prospectus का मतलब होता है document prescribed or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus referred to in section 32 और self prospectus referred to in 31। अब self और red herring में कितना डिफरेंस है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सर, ठीक है। और एनी नोटिस, अच्छा साथ में नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स, जो कंपनी किसी को इनवाइट करता है फॉर पब्लिक for the subscription of purchase of any share, securities, debenture, bond, anything, ठीक है। According to the above definition, following points emerge in relation to the prospectus. Prospectus is a document described or issued as a prospectus. Thus, any document which is described as prospectus or issued as a prospectus is called prospectus. ठीक है। A prospectus shall include red herring prospectus या self prospectus. Prospectus shall also include any notice, circular, advertisement, other document. Yes, that is also included. ठीक है। Following diagram in a nutshell, देख लो diagram करके दे के रखा है। Prospectus mean any document prescribed as prospectus, prospectus include red herring, yes, section 32, ठीक है। Include self, yes, section 31, ठीक है। Include any notice, circular, advertisement, other document inviting offer from public, ठीक है, जिससे कि थ्रू से भी आप पब्लिक से पैसा रेज करने का सोच रहे हो, वो सारा चीज prospectus में आता है। Matters to be stated in prospectus, already बोल दिए सर। Date initiated, prospectus deemed to be the date of prospectus. Prospectus not to be issued unless copy has been filed with the registrar. It is to be signed by every person named therein as a director, proposed director. Register not to register unless all companies are over and all person named in prospectus have filed their consent in writing. ठीक है। Section 26 mention the various matters which are to be stated in the prospectus. Prospectus के अंदर क्या क्या रहना चाहिए इसके बारे में Section 26 बात करता है। Discussion next class में करेंगे। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या होना जरूरी है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने आपको शो किया। आप चाहो तो डाउनलोड करके स्टडी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। रियल प्रैक्टिकल में बाद में लॉ पढ़ोगे ना बहुत आसान लगेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको एक प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके दिखाया, आप कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सेबी की साइट से जाओ, देखो, डाउनलोड करो, पढ़ना चालू करो, ठीक है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करना जिसका इरादा होता है ना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो माय बेसिक सिंपल सजेशन इज प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जुड़ जाओ, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में प्रोस्पेक्टस में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारा इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। मैंने आज प्रोविजन कम पढ़ाया और प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स में ज़्यादा बात की। नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे, सिर्फ लीगल मैटर में बात करेंगे, ठीक है। ओके सर, आज इतना ही है। टाटा, गुड नाइट। जिनके पास नोट्स नहीं है मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दो, मैं नोट्स सबको शेयर कर देता हूँ। बाय सर। ओके सुरजीत, बाय सर, राखलाम सर, गुड नाइट। बाय सर, टाटा, गुड नाइट, बाय सर, बाय, গুড নাইট স্যার। স্যার এই চ্যাপ্টারটা পাঠিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, নোটসটা আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে দে, পাঠিয়ে দিচ্ছি। সব মনে থাকবে আমার, পাঠিয়ে দিচ্ছি। করে দিয়েছি
আমি চেক করে আরেকবার করে দেবো কি রিসেট ঠিক আছে। করবো হ্যাঁ ঠিক আছে, দরকার নেই, করে দিয়েছিস মানে ঠিক ঠিক আছে পাঠিয়ে